सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा सेक्शन नंबर 139। सेक्शन 139 बताता है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कब होगा और वो कब तक के ऑफिस होल्ड करता है। सो इसमें हमने सबसे पहले देखा सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सो इसका अपॉइंटमेंट होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा और ही विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एनुअल जनरल मीटिंग। तो उस एजीएम के खत्म होने के बाद वो अपॉइंट हो चुका है एंड अगली जो 6th एजीएम रहेगी तो इसके बाद 6th एजीएम तक के उसका अपॉइंटमेंट रहेगा। फर्स्ट ऑडिटर को ये रूल नहीं लगता। फर्स्ट ऑडिटर को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो लोग अपॉइंट करते हैं, तो वो लोग बोलेंगे कि हमको कौन व्यक्ति ऑडिटर चाहिए। यहां पे भी हमने देखा था, इसमें एक रूल है कि अगर ऑडिट कमिटी रिक्वायर्ड है आपको, तो ऑडिट कमिटी इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो रिकमेंड करेगी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि कौन ऑडिटर चाहिए, एंड देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको फर्दर रिकमेंड करेंगे एजीएम में मेंबर्स के सामने। और अगर ऑडिट कमिटी रिक्वायर्ड नहीं है तो बोर्ड शैल बी दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ये ध्यान रखना है इंडिविजुअल या फर्म का, साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा कोई ऑर्डर या पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की तो वो ध्यान रखना है, एंड कोई और इन्फॉर्मेशन मंगवाना है तो मंगवा सकते हैं। ऑडिट कमेटी किस किस व्यक्ति को लगती है, तो सेक्शन नंबर 177 के हिसाब से हर पब्लिक कंपनी को ही लगेगी, पब्लिक के अलावा और कोई कंपनी को नहीं लगेगी। पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है उसको लगती है ऑडिट कमेटी। पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़, एग्रीगेट बोरोइंग्स 50 करोड़ या टर्नओवर 100 करोड़ या उसके ऊपर है, उन लोगों को लगती है। फिर हमने देखा एक दिन भी, हाँ यहाँ एक दिन वाला नहीं था, यहाँ पे लास्ट डे को आपको देखना पड़ता है, तो लास्ट डे का जो रूल है वो लगेगा। इंटरनल ऑडिट में एक दिन भी अगर एक्सीड होता है तो फिर वहां पे हमने देखा था कि इंटरनल ऑडिट कंपलसरी हो जाता है, याद है 138 में पढ़ा था। एक दिन भी अगर एक्सीड हो गया तो यहाँ एक दिन भी वाला नहीं है, यहाँ पे लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके हिसाब से। कहाँ क्या है, कहाँ पे, अरे ठीक है, ये 14.1 होना था, करेक्शन है इसमें, ठीक है। फिर जब ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है तो उसका कंसेंट और उससे एक सर्टिफिकेट लिया जाता है, रिटन कंसेंट एंड उसका सर्टिफिकेट। सो सर्टिफिकेट में वो बताता है ही इज एलिजिबल एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड। आज हमको इसी के ऊपर चर्चा करना है, सेक्शन 141। फिर टर्म ऑफ ऑडिटर जो है वो उसका 5 साल या 10 साल से एक्सीड नहीं हुआ है, ये वो बताएगा। फिर लिमिट जो है 20 की, उससे एक्सीड नहीं हुआ है और कोई प्रोसीडिंग्स उसके ऊपर नहीं ली गई है, ये वो बताएगा। क्या ये सी वाला पॉइंट, डी वाला पॉइंट, डी वाला पॉइंट सिर्फ ये बोलता है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर है उसके ऊपर, जैसे कि उसने कुछ गड़बड़ किया था या गड़बड़ किया ऐसा आरोप लगा था, तो वो चीज उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो जिस भी ऑडिट, या तो ऑडिटर के खिलाफ या जो ऑडिट फर्म में वो काम कर रहा है या उसके कोई पार्टनर, अगर उनके ऊपर कोई पेंडिंग एक प्रोसीडिंग चल रही है प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट की, तो कुछ गड़बड़ किया ऐसे आरोप लगे हुए हैं, तो ये चीज उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। फिर एनएफआरए कोई काम का नहीं था। टर्म ऑफ ऑडिटर देखा था हमने कि लिस्टेड कंपनी और क्लासेस एज में भी प्रिस्क्राइब, ये नीचे प्रिस्क्राइब किया है, ये फॉर द पर्पज ऑफ टर्म और रोटेशन देखना है आपको, तो ये वाली कंपनीज को ये अप्लाई होता है। ऊपर जो लिमिट थी ये किसको लगता है, ये ऑडिट कमिटी रखना या नहीं इसके लिए था, ठीक है। तो ये दोनों अलग चीज है। यहां पे जो बताया है ये बताया, ये जो प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज है ये कौन सी है, जिनको ये रोटेशन वाला रूल लगेगा कि 5 साल का एक टर्म इंडिविजुअल के लिए और 5 साल के 2 टर्म फर्म के लिए। उसके बाद फिर कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा 5 साल का, इंडिविजुअल को भी 5 साल ही है कूलिंग पीरियड और फर्म को भी 5 साल है। फिर कॉमन पार्टनर वाली फर्म्स भी नहीं अपॉइंट की जा सकती कूलिंग पीरियड के टाइम पे। फिर अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, दूसरी फर्म ज्वाइन कर रहा है, तो वो भी नहीं चलेगा। और फिर हमने रोटेशन का रूल देखे कि ये 3 साल के बाद आपको फॉलो करना है, ये एक्ट चालू होने के बाद, तो एक ट्रांजिशनल प्रोविजन था। इसके अलावा ये पॉइंट्स पढ़े थे हमने कि कौन सी कंपनीज है जिनको रोटेशन वाले रूल्स अप्लाई होते हैं। तो रोटेशन वाले रूल्स अप्लाई होंगे एक तो सब लिस्टेड कंपनी को, जो यहां लिखा है लिस्टेड कंपनी, इसके अलावा
ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज 10 करोड़ के ऊपर का पेड अप कैपिटल, ऑल प्राइवेट कंपनीज 50 करोड़ के ऊपर का पेड अप कैपिटल, 50 करोड़ या उसके ऊपर, या ऑल अदर कंपनीज जो भले इन टर्नओवर लिमिट्स में क्रॉस पेड अप कैपिटल लिमिट्स में क्रॉस नहीं कर रही है, पर फिर भी अगर उसकी पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स ये अगर 50 करोड़ या उसके ऊपर जाते हैं तो। बाकी और कोई डिपॉजिट्स या बोरोइंग्स को आपको नहीं इंक्लूड करना है, जितना बोला है सिर्फ उतना। तो ईटीसी नहीं बोला है तो सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स वगैरह ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो ये देखा था। हाँ, कुछ पूछ रहे थे। हाँ नहीं, वो मैंने बताया था ना कल, यानी फर्म का ऑडिटर का तो 5 साल का टाइम हो गया तो उसके बाद फिर उसको अपॉइंट नहीं करना है। बट तो फर्म है, फर्म को 5 साल के दो कार्यकाल रहेंगे, तो 2 कार्य अपॉइंट करते हैं सो जनरली। सो वैसे आप चाहो तो उसको हटा भी सकते हैं, उसके लिए 140 फॉलो करना पड़ेगा। तो 140 पढ़ेंगे अपन कि अगर उसको पहले चेंज करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। फिर रोटेशन देखे थे हमने। रोटेशन में हमने ये जो रूल पढ़ा था इससे काफी आसानी से समझ में आता है। तो रोटेशन का रूल इसीलिए बोला है क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था, समझो मिस्टर ए को, फिर बाद में मिस्टर बी को अपॉइंट कर लो और फिर से ए को अपॉइंट करो, सी को अपॉइंट करो, तो इसीलिए इसको हम रोटेशन बोलते हैं। तो रोटेशन का मतलब ही होता है कि उसी व्यक्ति को फिर से आप अपॉइंट कर रहे हैं, तो 2 ही ऑडिटर से आप काम चला सकते हैं, तो एक के बाद एक उनको रोटेट किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर रोटेशन वाला रूल जो लगता है ये 3 साल तक के फॉलो करने की आवश्यकता नहीं थी। दैट मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल 5 साल से ऑडिट कर रहा है तो और 3 साल कर सकता था, 4 साल से कर रहा है तो और 3 साल, 3 साल से कर रहा है तो भी और 3 साल, 2 साल से कर रहा है तो और 3 साल कर सकता था, और 1 साल से ऑडिटर था तो और 4 साल कर सकता था, क्योंकि 3 साल तो ट्रांजिशनल है ही अलाउड, उसके अलावा 1 साल और बचा है क्योंकि 5 साल का टोटल रूल अप्लाई होना चाहिए। सो ये हमने देखा था। वैसे ही फॉर्म के केस में भी था। फॉर्म के केस में अगर 10 साल से और 3 साल, 9 साल से काम कर रहा था, अगेन 3 साल और कर सकते हो आप, 8 साल से कर रहा था फिर भी 3 साल कर सकते हैं, तो यहाँ पे इवन मोर देन 10 ईयर्स भी हो रहा है। बट इसके बाद 7 ईयर्स से था तो 3 साल और, 6 ईयर्स से था तो अब 4 साल कर सकते हो आप, क्योंकि 10 ईयर्स जब तक नहीं होते तब तक ही कैन बी रीअपॉइंटेड। 5 साल से था तो फिर और 5 साल, 4 साल से था तो 6 साल अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा था एक एक करके। 1 ही साल था तो और 9 साल अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर है उसको हमने देखा था सीएजी अपॉइंट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या एंड ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर से 180 डेज के अंदर, ठीक है। सो जब से आपका नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है वहां से 180 दिन का टाइम दिया जाता है, और ये 1 ही साल के लिए रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। फिर फर्स्ट ऑडिटर जो है, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर अपॉइंट करते हैं, ये हमने देखा था। फिर अगर उन्होंने नहीं किया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में 90 डेज के अंदर फिर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर है तो ये 60 डेज के अंदर सीएजी अपॉइंट करेगा, उन्होंने नहीं किया तो 30 दिन के अंदर डायरेक्टर्स, उन्होंने नहीं किया तो 60 दिन के अंदर फिर मेंबर्स करेंगे। फिर कैजुअल वैकेंसी दोनों ही केसेस में 30 दिन के अंदर फिल करना है। अगर नॉर्मल कंपनी है नॉन गवर्नमेंट तो उसके केस में बोर्ड कैन फिल, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके केस में सीएजी कैन फिल, तो सीएजी को फिल करने का अधिकार होता है। अगर यहाँ पे बोर्ड ने फिल किया है बट रेजिग्नेशन के कारण कोई कैजुअल वैकेंसी थी तो यहाँ पे फिर बाद में आपको जनरल मीटिंग बुला के इसको अप्रूव कराना पड़ता है, शैल ऑल्सो बी अप्रूव्ड, ठीक है। और सीएजी वाले केस में अगर सीएजी फिल नहीं करता है तो नेक्स्ट 30 डेज में फिर डायरेक्टर्स फिल कर सकते हैं। ये देखा था, बस यहां तक ही देखा था, इतना से ही पढ़ा पिछली क्लास में। 140 पढ़ने के पहले 141 पढ़ेंगे हम, 141, क्योंकि पहले ये समझेंगे हम कि कौन एलिजिबल है, कौन डिस्क्वालिफाइड है, कौन क्वालिफाइड है। उसके बाद फिर हमको उसको निकालना कैसे वो देखेंगे, ठीक है। तो 141 बहुत बड़ा नहीं है सेक्शन, पर टाइम लगेगा थोड़ा। साथ में दूसरा एक और टॉपिक उठा लेंगे अपन, इतना भी टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा ही सेक्शन है ये। चिल्लर सेक्शन है 142 वगैरह, सो रेम्यूनरेशन वगैरह, पावर्स, ये बहुत बड़ा सेक्शन है अगेन 143।
सो ये आपको ऑडिट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है 143, यहां पे नहीं पूछा जाता बट अपन देखेंगे ये भी। चलो देखते हैं एक एक करके, डरने की जरूरत नहीं है। डर लग रहा क्या आपको? डिफिकल्ट लग रहा क्या? तो नहीं, आसान है, जिंदगी में इससे आसान कुछ भी नहीं, इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। सो सेक्शन 141 पढ़ेंगे अब हम। ये बताता है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस। सो कौन कौन एलिजिबल है ये बताया गया है। सबसे पहली चीज, आप अपॉइंट कर सकते हैं एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट को। सीए होना चाहिए, पहली चीज सीए होना जरूरी है, या फिर एक सीए फर्म हो सकती है यानी पार्टनरशिप फर्म, या फिर एक एलएलपी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं। कंपनी ऑडिटर हो सकती है क्या? तो नहीं, कंपनी कैन नॉट बिकम दी ऑडिटर ऑफ अनदर कंपनी। कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि एक व्यक्ति ऑडिटर है और वो यानी सीए है और वो लोग कंपनी बना के एक ऑडिट कर रहे हैं। सो सीए लोगों को आप फर्म बनाते हुए देखोगे, फर्म बना के वो काम करते हैं या इंडिविजुअल नाम से काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एलएलपी बनाते हैं। इसके अलावा कंपनी बनाना अलाउड नहीं है। कंपनी बनाना अलाउड है बट कंपनी बना के आप ऑडिट नहीं ले सकते। कंपनी ऑडिट लेने के लिए आप इंडिविजुअल या फर्म या एलएलपी होंगे तभी मिलेगा, ठीक है। सो कंपनी बना ली अगर आपने, तो जैसे अब हमने कंपनी बनाई लेकिन हम ये ऑडिट पर्पस के लिए नहीं बनाए, हम सब लोग सीए लोग हैं लेकिन हमने ये टीचिंग पर्पस के लिए बनाया है। सो ये जो कंपनी है कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बना ही नहीं सकते, तो आप बना सकते हो बट आप ऑडिटर नहीं हो सकते। सो कंपनी के नाम से, तो आप इंडिविजुअल नाम से हो सकते हो या किसी फर्म के नाम से अपॉइंट किए जा सकते हो या फिर एलएलपी बना के भी आप काम कर सकते हो। सो ये चीज बताई गई है। तो एलिजिबिलिटी में इतना ही है। देखते हैं फिर हम क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस पे बेसिक जो चर्चा है वो करेंगे। सो सेक्शन 141 ये बताता है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर्स। क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो पहली चीज बोल दिया सीए होना चाहिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी में सीए बोला है और साथ में क्वालिफिकेशंस बताए हैं। प्रोवाइडेड दैट अ फर्म भी अपॉइंट की जा सकती है। तो एक तो सीए खुद इंडिविजुअल नेम से, सो ही कैन बी अपॉइंटेड, और प्रोवाइडेड दैट अ फर्म वेयर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, सो भारत में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अफोरसेड, मे बी अपॉइंटेड बाय इट्स फर्म नेम। तो एक फर्म भी अपॉइंट की जा सकती है, ठीक है। तो सीधा सीधा या तो मेरे नाम से अपॉइंट कर सकते हैं, मुकेश आते हैं मेरे को बोलते हैं शर्मा जी आप ऑडिट कर लो प्लीज, तो बहुत प्लीज बोल रहे थे, मैंने बोला ठीक है, तो उन्होंने मुझे मेरे नाम से अपॉइंट कर दिया, शशांक शर्मा विल बी आवर ऑडिटर। या फिर समझो मेरे फर्म के नाम से किया कि एसएस शर्मा एंड कंपनी नाम की फर्म है, उसमें हम 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ये फर्म को भी अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है, या एक एलएलपी हो सकती है। तो फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, ये हम देखेंगे। बाकी और कोई चीज नहीं चलेगी, कंपनी वगैरह ये ऑडिट नहीं कर सकती, एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं अपन, फिर आगे लिखा है वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, तो आगे लिख दिया है कि फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। तो वैसे एलएलपी अलग होती है बट फिर भी हम यहाँ पे एलएलपी को कवर करते हैं। इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। सो अगर एक एलएलपी या फर्म को अपॉइंट कर दिए, अब जो सीए हैं वो लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं या तो सीए के साथ या कोई और प्रोफेशनल्स के साथ भी। सो समझो फर्म को अपॉइंट किया था तो हमारा एक सीए से उसको बोल देंगे जा तू जाके ऑडिट कर ले, तो चलेगा क्या? सो नहीं, तो सीए ही होना चाहिए, साइन करने वाला व्यक्ति वही होना चाहिए जो एलिजिबल है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो जो सीए है वही साइन करेगा। तो आपकी फर्म में हो सकता है कोई वकील भी है, हो सकता है कि कोई सीएस है, हो सकता है कोई एमबीए इन फाइनेंस वगैरह है, इन लोगों को भी जोड़ लिया है हमने, तो भी साइन करने वाली अथॉरिटी जो रहेगी दैट विल बी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली। सो वही बताया कि जब एक फर्म या एलएलपी को ऑडिटर अपॉइंट किया है, ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म।
तो सिर्फ सीए ही साइन कर सकता है, ठीक है, तो बाकी लोग नहीं कर सकते। तो भले ही आपकी फर्म में बाकी लोग होंगे, पहले तो अलाउड भी नहीं था, पहले ऐसा था कि अगर आप सीए हैं तो सिर्फ सीए के साथ ही पार्टनरशिप कर सकते थे, बट फिर बाद में बताया कि और भी प्रोफेशनल्स हैं जिनके साथ आप कर सकते हैं पार्टनरशिप। ये आपके ऑडिट का टॉपिक है, ऑडिट में आप ये भी चीजें देखोगे, ठीक है। अगर आप इसके अलावा कोई पार्टनरशिप करते हैं तो ये फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाता है। जैसे मैं सीए हूं, मैं प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होल्ड कर रहा हूं, बट मैं कोई और बिजनेस करना चालू कर देता हूं, समझो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं किसी के साथ पार्टनरशिप में मिलके, वो नॉन सीए है, तो इट इज नॉट अलाउड, ऐसा नहीं किया जा सकता। जैसे समझो कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चला रहा हूं मैंने कार खरीद लिया और कार लेके इसको किराए से चलाना चालू कर दिए, तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक सीए है तो वो सिर्फ सीए का खुद की प्रैक्टिस कर सकता है। अगर वो सीओपी होल्ड कर रहा है तो ही विल नॉट कैरी ऑन एनी अदर बिजनेस, या तो अकेले से भी या किसी के साथ पार्टनरशिप में जुड़ के भी, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं। सो वही है, तो ये सब आपको इसमें पढ़ना है ऑडिट में, आपको इस साल भी दिखेंगे कुछ, और अगले साल थोड़ा डीप में रहेगा यही सब। मेरे ख्याल से इस साल आपको सीए एक्ट पूरा नहीं है, तो इस साल आपको वो उतना डीप में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं रहेंगे। फाइनल लेवल पे ये पूरे डीप में रहते हैं, तो आपको पूरा बताया जाएगा कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। तो इस साल आपको कंपनी ऑडिट वगैरह है, बट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट उतना डीप में नहीं है, ठीक है। तो सीए एक्ट आपको पूरा नहीं है इस साल, आपको सिर्फ थोड़ी बहुत झलकियां देखने मिलेगी, और फाइनल लेवल में आपको पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 भी पढ़ना है, और ये ऑडिट में पढ़ना है, लॉ में नहीं है, तो ऑडिट में वो कानून आपको रहेगा। सो जब फर्म है तो ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। सो इसी चीज को आगे आसान शब्दों में बताया है, तो ये दोनों ही चीज सब सेक्शन 1 के हिसाब से ही है, प्रोविजोज है, और इसको समराइज करके ये चीज वही है, ऊपर जो लिखा है इसको पॉइंट वाइज लिख दिया है। So person shall be eligible to be appointed as auditor only if he is a chartered accountant within the meaning of Chartered Accountants Act. फिर a firm whereof majority of the partners practicing in India are qualified for appointment as aforesaid, यानी वो अपॉइंट किए जा सकते हैं as chartered accountants। तो ऐसे केसेस में हाँ, as aforesaid may be appointed by its firm name, तो फर्म के नाम से भी आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं। And where a firm including LLP is appointed as auditor, only the partners who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on behalf of the firm। तो ऊपर जो लिखा है वही चीज है, उसी को यहाँ पे आसान शब्दों में बताया है, समराइज करके बताया है, ठीक है। फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब हमको इसके ऊपर चर्चा करना है कि डिस्क्वालिफाइड कौन कौन व्यक्ति हैं। सो कौन कौन व्यक्ति नहीं कर सकते। सो डिस्क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफाइड है अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग है, सब है, लेकिन फिर भी अगर इन पॉइंट्स में वो कवर हो जाएंगे तो वो लोग फिर ऑडिट नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर कंपनी का, ठीक है। तो ये कंपनी स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन है, उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाओगे आप जिस कंपनी के साथ ये वाले पॉइंट्स में कवर हो गए, ठीक है। जैसे कुछ रिलेशंस बताए गए हैं, उन रिलेशंस में अगर कवर हो जाते हैं, या फिर आप उसके कोई पिक्यूनरी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके साथ, तो आप उसमें फिर ऑडिटर नहीं हो सकते। आपका रिलेटिव है तो उससे ऑडिट नहीं किया जा सकता। जैसे कि समझो मेरा भाई मुकेश मेरा छोटा भाई है, सो मुकेश मेरे को बोलता है भैया थोड़ा ऑडिट कर दो ना मेरे। अब मैं बोलता हूं चल ठीक है, अगर मैं मुकेश के कंपनी का ऑडिट करूंगा और कुछ गड़बड़ पकड़ी जाएगी तो मैं फिर रिपोर्ट भी नहीं करूंगा, छोटा भाई है अपना, उसके लिए थोड़ी कुछ गड़बड़ करेंगे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं तो मैं प्रॉपर अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर सकता। सो ये जितने भी पॉइंट्स है सब इंडिपेंडेंस को लेकर ही है, एक आध पॉइंट छोड़ के, जैसा पहला पॉइंट जो है इसको छोड़ के, पहला पॉइंट बोलता है कि एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती। फॉलोइंग शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, सो आप इनको अपॉइंट नहीं कर सकते। तो कौन कौन व्यक्ति को अपॉइंट नहीं किया जा सकता, अब ये हमको डीप में समझना है। तो देखते हैं, मेन चीज अपनी यही है। सो एलिजिबिलिटी में सिर्फ सीए बोला है, क्वालिफिकेशन में या तो इंडिविजुअल या तो फर्म या एलएलपी ये बोला है, तो ये दोनों इसमें बस इतना ही है। और डिस्क्वालिफिकेशंस काफी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर हमको काफी डीप में चर्चा करना है। तो पहली चीज बोला गया है कि एक कंपनी नहीं हो सकती, एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती। बॉडी कॉर्पोरेट इसको अलाउड नहीं है एक्सेप्ट एलएलपी। एलएलपी को अलाउड है। एलएलपी के केस में थोड़ा रिलैक्सेशन है। सो एलएलपी कैन बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, बट
बाकी की बॉडी कॉर्पोरेट्स अपॉइंट नहीं की जा सकती। जैसे अगर आप एक कंपनी को अपॉइंट करना चाहो तो नहीं कर सकते, ठीक है। सो बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम दी ऑडिटर। तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात हो रही। अगर कोई कंपनी बना के मैं ऑडिट्स लेता हूं, नॉर्मल एक इंटरनल ऑडिट लेता हूं तो वो चलेगा। सो बाकी के ऑडिट्स कर सकते हैं, बट कंपनी ऑडिट की बात कर रहे हैं। कंपनी ऑडिट मीन स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहे हैं। तो 138 में ऐसा कुछ नहीं था, 138 में कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे वही व्यक्ति रहेगा जो एक इंडिविजुअल है या फर्म है या एलएलपी है। सो बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट अलाउड। तो आप एक सेपरेट एंटिटी बना के ये नहीं कर सकते, एक्सेप्ट एलएलपी। एलएलपी इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट, बट उसको अलाउ किया है, उसको फर्म जैसा ट्रीट किया है यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरी चीज, एक कंपनी है, ये जो घर रहता है हमेशा हमारे लिए कंपनी होती है। ये कंपनी का ऑफिसर या ये कंपनी का एक एम्प्लॉय, अब सोच के देखो, यहां पे भी अगर वो एम्प्लॉय है या ऑफिसर है तो वो कुछ गड़बड़ होगी तो भी बताएगा नहीं। मैं समझो टीसीएस का एम्प्लॉय हूं, मैं खुद एम्प्लॉय हूं, वहां पे जॉब करता हूं, मुझे ऑडिटर अपॉइंट कर दिए और कुछ गड़बड़ भी होगी तो मुझे ये लोग बोल देंगे कि शर्मा जी आपको बस साइन करना है, आपको कुछ देखना नहीं है, और मैं एम्प्लॉय हूं तो मुझे सुनना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मेरे पे वो कंट्रोल कर पाएंगे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं चलेगा, ठीक है। ऑफिसर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर। सो ऑफिसर की डेफिनेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसमें इवन सीएस आ जाता है, सीईओ आ जाता है, सीएफओ आ जाते हैं, ये सब कवर हो जाता है। सिर्फ डायरेक्टर नहीं बोला है, एनी ऑफिसर, ठीक है। तो बहुत काम की नहीं थी वो डेफिनेशन, याद होगा वैसे आपको, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। पहला चैप्टर, पहला चैप्टर था ना, उसमें हमने पढ़ा था ऑफिसर, फिर ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। ऐसी दो डेफिनेशन पढ़े थे, बहुत काम की नहीं थी वैसे वो। तो ऑफिसर में बहुत सारे लोग आते हैं, सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, ये सभी लोग आते हैं, ठीक है। इंक्लूड्स एनी डायरेक्टर एज वेल, ठीक है। तो ये सब ऑफिसर्स हैं। सो ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए। और फिर एक और चीज बोल दिया, थर्ड पॉइंट बोलता है कि इस ऑफिसर या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए। सो मैं खुद टीसीएस में ऑफिसर हूं, मैं वहां पे डायरेक्टर हूं, तो इन एग्जांपल्स का वास्तविकता से संबंध नहीं है। तो समझो मैं टीसीएस में डायरेक्टर हूं और मैं मेरे एक एम्प्लॉय को, मैंने एक सीए फर्म भी बना के रखा हूं, वहां पे कुछ एम्प्लॉयज हैं, और उस एम्प्लॉय को बोलता हूं तू ये ऑडिट उठा ले, तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। सो मैं खुद ऑफिसर हूं या मैं एम्प्लॉय हूं, तो मैं अपने एम्प्लॉय को भी ये काम नहीं दे सकता, ठीक है। सो एक कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय तो हो ही नहीं सकता, बट उस ऑफिसर या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो सीए होगा, तो वो सीए भी इस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। साथ ही साथ इस ऑफिसर या एम्प्लॉय का एक पार्टनर अगर है तो वो भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो पार्टनर भी नहीं चलेगा। सो अगर मैं पार्टनर हूं, मैं एक ऑफिसर हूं और मेरा एक पार्टनर है, वो खुद भी सीए है, तो ऐसे केस में उस पार्टनर को भी मैं ये काम नहीं दिला सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये ऑडिट तू कर ले, क्योंकि मैं खुद इस कंपनी में ऑफिसर हूं, ठीक है। जैसे कैप्स का एग्जांपल लो, अब कैप्स में मैं खुद डायरेक्टर हूं, तो मैं खुद कैप्स का ऑडिट नहीं कर सकता। सो ये रूल्स हर कंपनी को लगते हैं, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई भी हो, ठीक है। सो मैं खुद कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट नहीं कर पाऊंगा, भले मैं प्रैक्टिसिंग हूं, कुछ भी हूं, बट मैं खुद की कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही मेरा कोई एम्प्लॉय है, सो मेरे अंडर एक जूनियर सीए काम करता है, मैं उसको बोलता हूं तू हमारा ऑडिट कर दे, तो ये भी नहीं चलेगा। या फिर मेरा एक पार्टनर है, उसको बोलता हूं तू ऑडिट कर दे, तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो बाकी फ्रेंड्स वगैरह चलते हैं, बट ये नहीं चलेंगे, ठीक है। तो वैसे भी फ्रेंड से ही करवाते हैं अपन लोग ये काम, तो करते तो अपन ही है ना। अब मैं खुद भी ऑडिट में फंसता हूं, तो उसमें भी ऐसे ही रूल्स होते हैं। सो मैं इंडिविजुअल जो इनकम टैक्स ऑडिट है उसमें मैं भी फंस जाता हूं, तो बड़े लोग है ना अपन। सो मैं इनकम टैक्स ऑडिट में आता हूं, तो मैं अपने दोस्तों से करा लेता, बट बना के सब अपन ही देते हैं, पूरा फाइल करने सिर्फ उसको बोलते भाई तू फाइल कर दे वहां से, सो वो अपनी डीएससी लगा के फाइल कर देता। तो जनरली इंडिपेंडेंस खत्म ही हो जाता है, बट कंपनीज में बहुत फिर भी स्ट्रिक्टनेस है। सो कंपनीज में ऐसा मैं फ्रेंड से तो करा ही सकता हूं, बट अल्टीमेटली एकदम डायरेक्ट ऑफिसर्स वगैरह हैं या उसके एम्प्लॉइज हैं, उन लोगों से ऑडिट नहीं करा सकते, ठीक है। सो कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट मैं खुद नहीं कर सकता, या मेरा एम्प्लॉय या मेरा पार्टनर भी नहीं कर सकता,
ठीक है। सो ये बताया अगले पॉइंट में, इसके बाद फिर आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं। सो पहला पॉइंट है, हाँ उसी कंपनी का, दूसरे कंपनी के होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर उसी कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय हूं तो फिर मैं नहीं कर सकता। मैं टीसीएस का एम्प्लॉय हूं बट मैं रिलायंस का ऑडिट करना चाहूं तो कर सकता हूं, बट हाँ ऑफिसर का भी एम्प्लॉय नहीं चलेगा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जिसके साथ है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वही सिर्फ एम्प्लॉय में कवर होता। तो मेरा एम्प्लॉय है तो उसका ये मतलब नहीं वो कंपनी का एम्प्लॉय हो गया। सो ऐसा नहीं होता। तो आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, देयर शुड बी एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सो मेरा और मेरे एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, बट मेरे एम्प्लॉय का और कैप्स का कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता। ठीक है। सो ऐसा नहीं होता कि मेरा एम्प्लॉय है तो कैप्स का भी एम्प्लॉय हो जाएगा, कंपनी का भी एम्प्लॉय हो जाएगा। सो वैसा नहीं रहता। ठीक है। सो कौन कौन व्यक्ति नहीं बन सकते हैं ऑडिटर? पहला है अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। एलएलपी बन सकती है, तो एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट इज ऑल्सो अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट वो बन सकती है। इसके अलावा बाकी के बॉडी कॉर्पोरेट्स नहीं बन सकते। देन एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो ऑफिसर भी नहीं बन सकता, एम्प्लॉय भी नहीं बन सकता। फिर अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो थर्ड पॉइंट बोलता है जो वो ऑफिसर या एम्प्लॉय है उसी का पार्टनर या उसका एम्प्लॉय, तो ये थर्ड पॉइंट में आता है। ठीक है। तो ये थर्ड मैंने दोनों साथ में ही बता दिया, सेकेंड और थर्ड। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट, सो पहला है बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता, इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं आते बट ये आगे वाले पॉइंट्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं बन सकता, ऑफिसर और एम्प्लॉय का पार्टनर या उसका एक एम्प्लॉय भी नहीं बन सकता। इसके अलावा अगला पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये देख ही लो एक बार पढ़ते पढ़ते। मिस्टर ए, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड in the annual general meeting of the company held in September 2016, in which he has accepted the assignment. Subsequently, in January 2017, he joined B, another chartered accountant who is a manager in finance, manager finance of Lakshman Limited as partner. So देखो मिस्टर ए पहले तो ऑडिटर बन चुका था बट बाद में उसने एक कंपनी के ऑफिसर के साथ पार्टनरशिप कर लिया। सो ऐसे केस में भी ये डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बाद में भी अगर ये पार्टनरशिप का रिलेशन आया सो मान लिया जाएगा कि ही हैज वैकेटेड हिज ऑफिस, तो उसने वो पोस्ट छोड़ दिया है, मान लिया जाता है। ये आखिर में दिया है सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 4। ये वही बताता है कि वेयर अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इनकर्स एनी डिस्क्वालिफिकेशन, बाद में डिस्क्वालीफाई हो गया, मेंशन इन सबसेक्शन 3। अभी जो हम पढ़ रहे हैं सबसेक्शन 3 है पूरा। आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद भी अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन में फंसता है तो ही शैल वेकेट, उसको खाली कर देना पड़ेगा ऑफिस, हिज ऑफिस एज सच ऑडिटर, एंड सच वेकेशन शैल बी डीम्ड एज अ कैजुअल वैकेंसी। ठीक है। तो ये भी एक कैजुअल वैकेंसी मानी जाएगी। ठीक है। तो कैजुअल वैकेंसी में वही जो बोर्ड है फिर वो 30 दिन में अपॉइंट करेगा, ये रूल आपको पता ही है। ठीक है। तो यहां पे भी सेम आंसर रहेगा। 141(3) के डिस्क्वालिफिकेशन अगर आते हैं तो 141(4) बोलता है कि मान लिया जाएगा कि ही हैज रिजाइंड, या रेजिग्नेशन तो नहीं मानेंगे बट ही हैज वैकेटेड, ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने ये वेकेट कर दिया। रेजिग्नेशन इसीलिए नहीं क्योंकि रेजिग्नेशन माने तो फिर वहां पे वो मेंबर्स वाला रूल लग जाएगा कि मेंबर्स को बुला के रेटिफाई करवाना पड़ेगा। सो ये रेजिग्नेशन नहीं मानेंगे बट ये वेकेशन मानेंगे। तो वेकेशन मीन्स ही हैज यानी लेफ्ट द ऑफिस, छोड़ दिया बट रिजाइन नहीं किया है, वो रेजिग्नेशन नहीं है, डिस्क्वालीफाई हो गया है। सो ऐसा है। फिर डी वाला पॉइंट, फोर्थ वाला, ये अपनी कंपनी है, अपनी कंपनी की होल्डिंग कंपनी, अपनी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, अपनी कंपनी की एसोसिएट कंपनी, या अपनी कंपनी की होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी यानी सिस्टर कंसर्न। ये गिनती की 5 कंपनीज में, तो ये अपनी कंपनी है, इसके एंगल से हम देख रहे हैं। सो ये 5 कंपनीज में अगर मेरा कोई इंटरेस्ट है, कोई सिक्योरिटीज होल्ड कर रहा हूं मैं, शेयर्स वगैरह,
सो मैं ऑडिट नहीं कर सकता। भले ही मैं उसका ऑफिसर एम्प्लॉय नहीं हूं, बट मैं शेयर्स होल्ड कर रहा हूं उस पर्टिकुलर कंपनी के। सो मैं खुद उसका शेयर होल्डर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद रिपोर्ट कर रहा हूं शेयर होल्डर्स को और मैं खुद ही शेयर होल्डर हूं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अगेन इंडिपेंडेंस वहां पे गड़बड़ होती है, क्योंकि कल चलकर कुछ फ्रॉड निकलेगा तो भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बताऊंगा शेयर्स के भाव कम हो जाएंगे, अल्टीमेटली मेरा नुकसान होगा। सो इसीलिए शेयर्स वगैरह होल्ड कर रहे, सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे तो भी नहीं चलेगा। इसमें कौन कौन नहीं होल्ड करना चाहिए, तो इसमें बताया इन कंपनीज में या तो खुद ऑडिटर हिमसेल्फ या हिज पार्टनर या हिज रिलेटिव, रिश्तेदार। सो ये हर जगह आ जाते हैं। रिश्तेदार आप बहुत जगह पढ़ते हैं, आपको टैक्स में तो बहुत जगह अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। तो उसमें दो डेफिनेशन है टैक्स में रिश्तेदार की, एक नॉर्मल डेफिनेशन, एक 56(2)(10) वाली 56(2)(10), तो वो बड़ी जबरदस्त है, अच्छी बनाया है। तो यहां पे अपन रिलेटिव अलग पढ़ेंगे, यहां पे रिश्तेदार अलग हो जाएंगे, तो बदल जाते हैं ना, रिश्तेदारों का काम ही होता है बदल जाना, तो यहां बदल जाएंगे, देखेंगे अपन। सो ऑडिटर कुछ भी एक भी सिक्योरिटीज होल्ड नहीं कर सकता। तो देखो क्या लिखा है, वर्डिंग्स ध्यान से सुनो। अ पर्सन हु, खुद यानी ऑडिटर हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव और अ पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटीज, शेयर्स नहीं, एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी, या तो उस कंपनी में, जिस कंपनी की बात हो रही उस कंपनी में, और इट्स सब्सिडरी, उसकी सब्सिडरी, और इट्स होल्डिंग, और एसोसिएट कंपनी, और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। वो होल्डिंग की सब्सिडरी। ठीक है, इन ग्रुप कंपनीज में अगर कोई सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं तो, ठीक है, यहां पे ऑडिटर शुड नॉट होल्ड सिक्योरिटीज, ये दोनों के लिए लगता है, ऑडिटर के लिए भी ये रूल लगेगा एंड पार्टनर के लिए भी लगेगा। रिलेटिव के लिए एक एक्सेप्शन दे दिया है। अब रिश्तेदार अगर सिक्योरिटी खरीद लेंगे तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, ये तो अजीब ही रूल हो गया। इसीलिए थोड़ा रिश्तेदार को अलग किया है। इसमें थोड़े से रूल्स में थोड़ी सी एक लीनियंसी दी गई है कि रिलेटिव में होल्ड शेयर्स अप टू फेस वैल्यू ऑफ ₹1,00,000, 1,00,000 तक के फेस वैल्यू के शेयर्स होल्ड कर सकता है। ठीक है, फेस वैल्यू 1,00,000 तक के अगर वो सिक्योरिटीज होल्ड करता है तो चलेगा। ठीक है, तो ये लिखा है, हाँ फिर से मैंने एक गड़बड़ किया, ये ठीक करो, शेयर्स नहीं सिक्योरिटीज। ठीक है, शेयर्स वर्ड यूज नहीं किया, सिक्योरिटीज या एनी अदर इंटरेस्ट, तो सिक्योरिटीज। ठीक है, शेयर्स नहीं, सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटीज या अदर इंटरेस्ट। ये बता दिया है, मे होल्ड सिक्योरिटीज अप टू फेस वैल्यू ऑफ ₹1,00,000, 1,00,000 तक के चलेंगे। ठीक है, अब इसमें भी और रूल्स है, और डीप में जाना है थोड़ा। रिलेटिव में कौन कौन आते हैं वो देखना है हमको। इसके अलावा फिर ये रिलेटिव ने अगर होल्ड कर ही लिया तो क्या होगा ये देखना है अपने को। तो ऑडिटर खुद तो कर ही नहीं सकता, और ध्यान रखो हम इस कंपनी के एंगल से देख रहे हैं ना, तो इसको बीच में रखना, फिर देखना इसकी होल्डिंग, इसकी सब्सिडरी। अगर आप इस कंपनी के एंगल से देख रहे तो इसको बीच में रखना, फिर देखना इसकी होल्डिंग क्या है, सब्सिडरी क्या है। ठीक है, तभी वो अच्छे से समझेगा, नहीं तो कंफ्यूजन अराइज होता है। इसीलिए जो हमारी कंपनी है वो ये बीच में है, फिर उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट या उसके होल्डिंग की सब्सिडरी। ये ग्रुप कंपनीज में अगर कोई सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं, तो सिर्फ ये कंपनी में ही नहीं, उनके ग्रुप कंपनीज में भी अगर सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं तो ऐसे केस में हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऑडिटर कुछ भी नहीं होल्ड करेगा, उसका पार्टनर कुछ भी होल्ड नहीं करेगा, लेकिन रिलेटिव कर सकता है अप टू फेस वैल्यू ऑफ ₹1,00,000। ठीक है, यहां पे रिलेटिव कौन है ये देखते हैं। देखो पहले तो लिखा है कि इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू। तो चेहरे की कीमत है,
आज के जमाने में तो यही है। फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज, तो 1000 लिखा है, बट फिर आगे लिखा है और सच सम एज में बी प्रिस्क्राइब, और फिर रूल्स में प्रिस्क्राइब किया है 1 लाख। ठीक है, सो नॉट एक्सीडिंग अप टू रुपीज 1 लाख चलता है। सो कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स बताते हैं कि दैट अ रिलेटिव ऑफ एन ऑडिटर मे होल्ड सिक्योरिटीज इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख तक के ये होल्ड कर सकते हैं। फर्दर द अबव कंडीशन शैल वेयर एवर रिलेवेंट बी ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और अदर सिक्योरिटीज, क्योंकि यहां पे वर्ड क्या लिखा है, और इंटरेस्ट। सो सिक्योरिटी या अगर कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल उनको भी ऑडिट कराना पड़ता है, तो वहां पे अगर इंटरेस्ट है, सो इंटरेस्ट मींस वहां शेयर्स नहीं है, कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इट इज लिमिटेड बाय गारंटी। तो अगर मैं इतने अमाउंट तक की गारंटी भी होल्ड कर रहा हूं 1 लाख तक की, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन में कवर हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख तक चलेगा, 1 लाख के ऊपर। ठीक है, और यहां पे एग्जैक्ट इस अमाउंट पे भी क्वेश्चन आता है, 1 लाख नॉट एक्सीडिंग 1 लाख है, तो 1 लाख चलता है, 1 लाख के ऊपर नहीं होना, 1 लाख 1 नहीं होना। ठीक है, इफ द रिलेटिव अक्वायर्स एनी सिक्योरिटीज, अब किसी ने अक्वायर कर ही लिया, जैसे आप समझो मेरी वाइफ है, वो मेरी रिलेटिव है, तो रिलेटिव में आते हैं। हाँ, तो रिलेटिव की डेफिनेशन बता देता हूं, यहां दिया तो नहीं है बट मैं बता देता हूं। रिलेटिव कौन है, तो एक अगर ये हस्बैंड है तो उसके लिए वाइफ उसकी रिलेटिव होती है। सो ये स्पाउस बोलते हैं हम जनरली, तो स्पाउस यानी हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, ये दोनों स्पाउस है। ठीक है, और ये जो स्पाउस रहते हैं, इन लोग इनके पेरेंट्स जो हैं ये भी इसमें कवर हो जाएंगे। सो अब यहां ध्यान रखो, अगर मैं इस व्यक्ति के एंगल से देख रहा हूं तो सिर्फ इसके ही पेरेंट्स इसके रिलेटिव में कवर होते हैं, ससुर जी रिलेटिव नहीं है। ठीक है, यहां रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत नैरो है ये सेक्शन के लिए। सो यहां पे इसके पेरेंट्स, इसके पिताजी, इसकी माताजी, फिर इसके बच्चे, और अगर उसकी वाइफ के बच्चे होंगे तो यानी साथ में होंगे तो नहीं, वर्ड्स ऐसे ही लिखे हैं, ये जानबूझ के लिखे होते हैं कोई कोई कानून में, जैसे इनकम टैक्स में पैन कार्ड पे जानबूझ के पिताजी का नाम लिखा होता है, क्योंकि हस्बैंड 2 हो सकते हैं, तो इसीलिए पिताजी का नाम नहीं। एक्चुअल इसका रूल वही है, इसीलिए पैन कार्ड पे कभी भी फादर्स नेम ही होता है। इवन मैरिड वुमेन शुड राइट द नेम ऑफ फादर ओनली, तो वहां लिखा होता है स्पेसिफिकली। सो उसका रीजन वही है कि 2 हस्बैंड होंगे तो 2 पैन कार्ड बना लेंगे अलग अलग नाम से। सो ऐसे रीजन है उसका, एक्चुअल में वही रीजन है उसका। सो ऐसा है, और यहां पे बोला है कि उसके वाइफ के भी बच्चे जनरली कॉमन होते हैं, बट आजकल कुछ भी हो रहा है। सो आजकल होता है ना, एक शादी हुई फिर डाइवर्स हो गया, बहुत आम बात हो गई आजकल, फिर दूसरी हो रही, तो बहुत ही आम हो गई ये चीजें। सो इसके भी जो बच्चे हैं ये भी कवर होंगे। अपन मान लेते बेचारे एक ही है, कहां दूसरे, तो इसके भी बच्चे, तो दोनों के बच्चे जो है वो, और इसके भाई, ब्रदर्स एंड सिस्टर। अगेन ध्यान दो, यहां पे ब्रदर की दुल्हन नहीं कवर होंगी, सो भाभी जी के नाम से होल्ड कर सकते हो, सो वो इसमें कवर नहीं होती। तो रिलेटिव में बस यहीं तक है, ब्रदर है, सिस्टर है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं और स्पाउस है। तो एक है तो स्पाउस, एक से ज्यादा है तो स्पाइस। स्पाइस होते ना मसालेदार जिंदगी, ऐसे ही होता ना, माउस माइस, माउस यानी एक, माइस यानी मेनी, प्लूरल, तो ऐसे स्पाउस स्पाइस, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्पाइस नाम का ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, स्पाउस होता है, हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है और वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है, तो सही नाम है ना स्पाउस। ठीक है, हाँ। सो ये रिलेटिव सिक्योरिटीज होल्ड कर सकता है 1 लाख तक। अब यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि ध्यान में नहीं था, मेरी वाइफ को ध्यान में नहीं था और उसने जाके खरीद ली रिलायंस के शेयर्स, मैं रिलायंस का ऑडिटर हूं, उसने जाके 2 लाख की फेस वैल्यू के शेयर्स खरीद, अमीर है ना, तो बहुत सारे पैसे है उसके पास, जाके 2 लाख के शेयर्स खरीद, 2 लाख फेस वैल्यू, सो उतने शेयर्स खरीद के उसने ले ली। अब यहां पे क्या मैं तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा क्या, तो आंसर इज नो। यहां पे मुझे एक मौका दिया जाता है, एक टाइम लिमिट दी है। जैसे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मेरा झगड़ा हुआ था मेरी वाइफ से, अब उसने बोली अब इनको दिखाते हैं, अब जाके शेयर खरीदेंगे ताकि मैं ऑडिट ना कर पाऊं, ऐसा भी हो सकता है ना, बदला लेने के लिए।
सो महिलाओं का कुछ बता नहीं सकते। सो हो सकता है उसने मुझसे या डराने के लिए, बदला लेने के लिए उसने जाके शेयर खरीद लिया, अब करो ऑडिट। अब यहां पे मैं डिस्क्वालीफाई तुरंत नहीं होता, मुझे एक मौका दिया जाता है कि मैं जाके उसके पास विनती कर सकता हूं कि मैडम जी थोड़ा बेच दो, तो 1 लाख तक रखो बाकी बेच दो। तो मैं ये बोल सकता हूं, 60 दिन का टाइम है, 60 दिन में मैं मना लूंगा अगर, तो मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होता। तो 60 दिन में वो डिफॉल्ट को ठीक कर लिया अगर, तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होते। तो 60 दिन का टाइम बताया गया है। तो रिलेटिव को होल्ड करना अलाउड है 1 लाख तक। 1 लाख से ज्यादा होल्ड कर लिया तो उसको डिफेक्ट को ठीक करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। तो 60 दिन का टाइम है, ठीक है। सो इफ relative holds securities for more than rupees 1 lakh, then the defect can be rectified within 60 days। तो 60 दिन में मैं जाके मिन्नतें करूं, घर के काम पूरे मैं करके दूंगा, सब करूंगा, तो शायद वो बेच दे और फिर मैं डिस्क्वालीफाई ना हूं। ठीक है, इन एग्जांपल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, अगर हो तो इसे केवल एक संयोग कहा जाएगा। सो ऐसा है, अरे नहीं है ऐसा कोई, बट आगे हो सकता है, क्या पता। सो ऐसे कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते जिसमें हम सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं वो भी नहीं कर सकते, हमारा पार्टनर कर रहा है वो भी नहीं, रिलेटिव कर रहा है तो चलेगा 1 लाख की फेस वैल्यू तक के। 1 लाख के ऊपर हुआ तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है 60 दिन के बाद। अगर 60 दिन में आप उसको रेक्टिफाई कर देते हैं डिफेक्ट को, तो फिर कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा है, तो ये दिया है पूरा। So if the relative acquires any securities or interest above the prescribed threshold of 1 lakh, the corrective action, so defect को आप ठीक कर सकते हैं, to maintain the limits as specified above shall be taken by the auditor within a period of 60 days of such acquisition or interest। Acquisition of होना चाहिए, acquisition of interest। ठीक है, जिस दिन से उसने वो इंटरेस्ट अक्वायर की थी वहां से मुझे टाइम मिलेगा 60 दिन का। ठीक है, सो जिस दिन से इंटरेस्ट अक्वायर किया गया था, ये शेयर्स अक्वायर किए गए थे। अब रिलेटिव बता दिया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द टर्म रिलेटिव मींस द स्पाउस, सो हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, एंड इंक्लूड्स अ पेरेंट, सिबलिंग्स, सो भाई बहन, और चाइल्ड ऑफ सच पर्सन और द स्पाउस। ठीक है, तो चाइल्ड के लिए उसका खुद का या स्पाउस का भी, फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन और हु कंसल्ट्स सच पर्सन इन टेकिंग डिसीजंस इन रिलेशन टू हिज इन्वेस्टमेंट। तो रिलेटिव तो है, लेकिन जो उससे फाइनेंशियली कंसल्ट करता है, तो जनरली करते ही, चाहे वाइफ है तो पूछ के ही करेगी, खरीदेगी। ठीक है, सो ये सब जो रहता है, ये सब लोग इसमें फंस जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो एकदम नैरो डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा नहीं। दादाजी रख सकते हैं शेयर्स, दादाजी को मना नहीं किया है, फिर साला रख सकता है, उसको मना नहीं किया, यानी वाइफ के तरफ वाले तो सभी रख सकते हैं, सो वहां पे मना नहीं किया है। वैसे ही इधर पे हस्बैंड के तरफ वाले भी, जैसे उसका भाई कवर होता है, बहन कवर होती है, सिबलिंग्स, लेकिन उनके हस्बैंड वाइफ कवर नहीं होते। ठीक है, तो जवाई बाबू है वो कवर नहीं होंगे, फिर भाभी जी हैं वो कवर नहीं होंगी, तो इन लोग होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखो इंपॉर्टेंट है, 4th वाला तो बहुत ही ज्यादा अति इंपॉर्टेंट है। 5th वाला अगला रिलेशन, जब अगेन सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज है, होल्डिंग, एक मेन कंपनी, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट या उसके होल्डिंग की सब्सिडरी, इन ग्रुप कंपनीज में से अगर आपने लोन लिया है, लोन का कोई ट्रांजैक्शन है। अब लोन में भी बता दिया गया है कौन कौन, तो वही ऊपर वाले 3 कवर होते हैं, ऑडिटर, पार्टनर और रिलेटिव।
लोन लिया है या फिर किसी और ने लोन लिया और हमने गारंटी दिया है, ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो या तो लोन लेके आए हैं या फिर हमने लोन नहीं लाया लेकिन किसी अन्य व्यक्ति ने लोन लेके आया है। समझो ये व्यक्ति है, इसने लोन लेके आया और इसकी गारंटी दी हुई है। ठीक है, ये एक अदर पर्सन है। इसकी गारंटी दी है इन लोगों ने। दोनों में से एक भी चीज कवर हो गई तो चलेगा, पर यहां पे भी लिमिट है 1 लाख और 5 लाख की। सो देखो यहां पे लिमिट सबको लगती है। सो लोन के लिए हाँ चलो ये देखते हैं। इज इंडेटेड, इंडेटेड मीन्स वो पैसा लेके आया है, ही इज इंडेटेड। कौन? ऑडिटर। ठीक है, तो कौन अपॉइंट नहीं किया जा सकता? हु इज इंडेटेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। रूल्स में बता दिया है अ पर्सन हु, खुद, तो ऑडिटर को भी लगता है, और हुज रिलेटिव और पार्टनर इज इंडेटेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। सो ये बोल दिया इंडेटेड का, और दूसरा बोला है गारंटी। तो ये गारंटी का अलग पॉइंट है, हैज गिवन गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन। तो एक अदर पर्सन है, थर्ड पर्सन, उसकी हमने गारंटी ली है या उसकी सिक्योरिटी दी है। टू द कंपनी वही ग्रुप में आते हैं, और सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट और अ सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी फॉर सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, और रूल्स में फिर प्रिस्क्राइब कर दिया गारंटी में 1 लाख है, तो 1 लाख और 5 लाख। सो पर्सन हु और हुज रिलेटिव, और यहां पे इनको भी लगती है लिमिट, तो ऑडिटर खुद भी 1 लाख तक के चलता है गारंटी देना, और हुज रिलेटिव और पार्टनर हैज गिवन गारंटी or provided any security in connection with it with the indebtedness of a third person to the company or its subsidiary, holding, associate, subsidiary of holding in excess of 1 lakh shall not be eligible for appointment. ठीक है, सो लोन लेके आए हैं तो भी नहीं कर सकते हम। तो लोन का अमाउंट बताया रूल्स में, ये लोन 5 लाख तक का, 5 लाख के ऊपर का नहीं चलेगा, 5 लाख तक चलता है, 5 लाख के ऊपर अगर ले लिया तो डिस्क्वालिफाइड, इक्वल टू नहीं है। वैसे ही गारंटी का अमाउंट बता दिया 1 लाख से ज्यादा की। सो ऐसे केस में भी डिस्क्वालिफाई, और ये रूल सबको लगते हैं। यहां पे तीनों के लिए सेम रूल है, यहां पे सिर्फ रिलेटिव के लिए, ये ध्यान रखना। यहां पे कभी कंफ्यूज करने को आपको क्वेश्चन में लिखा जाएगा ऊपर वाले पॉइंट में कि पार्टनर है वो इतने इतने अमाउंट की सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है, तो पार्टनर कुछ भी नहीं कर सकता। पार्टनर है या ऑडिटर खुद है तो इसको तो करना ही नहीं है। रिलेटिव को ये रूल लगते हैं, लेकिन यहां पे ये रूल सबको लग रहे हैं। ठीक है, सो ये आपको प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब प्रैक्टिकली किसी पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिट करते हैं तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है। सो मैंने खुद कंपनी से पैसा लेके आ गया और फिर मैं उसका ऑडिटर बन जाऊंगा तो मैं ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड हूं। ठीक है, और अमाउंट कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो 1 लाख का लोन, 5 लाख का लोन कोई बड़ी बात नहीं होती, 1 लाख की गारंटी बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, फिर अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ वाला। अब इसमें एक कंपनी एक्स्ट्रा आती है। इसमें जो आपकी मेन कंपनी है वो तो है ही, इसकी होल्डिंग कंपनी, इसकी सब्सिडरी कंपनी, इसकी एसोसिएट कंपनी, इसकी होल्डिंग की सब्सिडरी या इसकी होल्डिंग की एसोसिएट, ये एक्स्ट्रा एक कंपनी आती है इसमें। अगर इन ग्रुप कंपनीज में, तो आपकी मेन कंपनी ये है। ठीक है, इन ग्रुप कंपनीज में आपके कोई बिजनेस रिलेशंस हैं, सो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है, सो यहां पे इन ग्रुप कंपनीज में अगर ऑडिटर के बिजनेस रिलेशंस हैं,
सोच के देखो, मैं गुड्स बेचता हूं कंपनी को और फिर मैं ही ऑडिट करता हूं, कल चलकर कुछ गलत बताऊंगा तो कल से गुड्स लेना बंद कर देगी, अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस खत्म हो जाता है यहाँ पे। सो मैं कंपनी के लिए सोच के फिर रिपोर्ट करूंगा। सो इसीलिए ऐसे ग्रुप कंपनी से अगर कोई बिजनेस रिलेशंस है तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। बट यहां पे अब एक दिक्कत आती है। अब मैं समझो रिलायंस का ऑडिटर हूं, तो मैं क्या जियो भी यूज नहीं करूंगा क्या? मैं फोन यूज कर रहा हूं, एक बिजनेस रिलेशन आ गया यहाँ पे कि भाई मैं फोन यूज करता हूं, तुम्हारा अब मेरा एक रिलेशन आ गया, तो मैं फिर डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, ये तो गलत है। सो मैं फोन तो यूज कर ही सकता हूं, तो इसीलिए एक्सेप्शन रखा है कि टेलीकम्युनिकेशन वाली कंपनी है तो वहां पे चलेगा। वैसे ही एक होटल है, मैं ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का ऑडिट कर रहा हूं, अब मैं ताज में जाता हूं ऑडिट करने, खाना खाना है तो मैं बोलता हूं यार मैं बाजू के होटल से खा के आता हूं, तो ऐसा थोड़ी होगा। सो मैं अगर ऑडिट कर रहा हूं ताज का, मैं वहीं खाना खा रहा हूं, वहीं रह रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये भी चलेगा। लेकिन यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये लोग ऐसे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए कि अरे शर्मा जी है, शर्मा जी को सब फ्री दे दो। जैसे जुबिलियंट फूड वर्क्स है, तो क्या मैं डोमिनोज का पिज्जा ही नहीं खा सकता क्या? तो नहीं, खा सकते हैं अपन, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि शर्मा जी आए तो फिर डोमिनोज को बता दिया कि शर्मा जी आएंगे तो पूरा फ्री, कोई पैसे नहीं चार्ज करना। अगर ये है तो अगेन इंडिपेंडेंस खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर आर्म्स लेंथ प्राइस में ये होता है, आर्म्स लेंथ प्राइस यानी एक नॉर्मल प्राइस जो बाकी लोगों के लिए भी है, ठीक है। डिस्काउंट अगर सबको मिल रहा है, साथ में मुझे भी मिल रहा है, तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन सिर्फ मुझे ही डिस्काउंट मिलता है, बाकी लोगों को नहीं, तो ये गलत है, ठीक है। सो ऑडिटर के कुछ केसेस में बिजनेस रिलेशन चलते हैं, तो वैसे बिजनेस रिलेशन नहीं होना, एक्सेप्ट कब कब चलते हैं? तो एक है हॉस्पिटल्स वगैरह, हॉस्पिटल में भी चलेगा। समझो मैं वोकहार्ट का ऑडिट कर रहा था, मुझे हार्ट अटैक आया, अब मैं मर रहा हूं और मुझे वहां पे एडमिट कर रहे हैं, मैं बोला नहीं नहीं बाजू के हॉस्पिटल ले जाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहां पे अब हार्ट अटैक आया है तो वहीं एडमिट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो हॉस्पिटल चलता है, फिर टेलीकम्युनिकेशन चलता है, हॉस्पिटैलिटी चलता है, होटल्स वगैरह, तो होटल अकोमोडेशन, खाना वाना ये सब चलता है। फिर एविएशन चलता है, एविएशन इंडिगो वगैरह है, तो मैं इंटरग्लोब एविएशन का ऑडिट कर रहा हूं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं इंडिगो की फ्लाइट यूज नहीं कर सकता, ठीक है। बट हाँ, मुझे कोई ऐसे एडिशनल बेनिफिट्स नहीं देना चाहिए कि शर्मा जी है, ऑडिटर है, इनको जो भी साल भर जहां भी जाना है पूरा फ्री, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो एक्सेप्ट, सो बिजनेस रिलेशंस with companies engaged in टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम वाली कंपनी है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स है या होटल्स है, और एविएशन। इसमें ईटीसी नहीं है, हाँ इसके जैसी और कंपनी रहेगी तो चलेगा, लेकिन बाकी कोई कंपनी में नहीं चलेगा, और ठीक है इतनी ही कंपनी में चलेगा। और कोई कंपनी सेल परचेस करती है नॉर्मल, तो मैं उनके साथ ऐसे कोई रिलेशन नहीं बना सकता, फिर भले आर्म्स लेंथ प्राइस पे होंगे तो भी नहीं। तो यहां पे एट आर्म्स लेंथ प्राइस भी होना चाहिए। तो ये अलाउड रहेगा, इतने काम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रोडक्ट्स वालों में नहीं रहेगा, तो बाकी इसमें नहीं है ऐसा, बाकी के इसमें ऐसा रूल नहीं रखा है, ठीक है। बट सिमिलर कंपनीज बोला है, तो जैसे अब आईटीसी है तो अब उसके साबुन से नहीं नहा सकते क्या? तो नहा सकते, तो इसीलिए वहां पे सिमिलर और सच अदर बिजनेस ऐसा लिखा है। सो लेकिन वर्ड्स में ईटीसी नहीं लिखा है, सो सिमिलर यानी इससे मिलते जुलती जो चीजें हो गई तो वो चलेंगी फिर, ठीक है। बाकी एकदम ही नहीं चलेगा कि अपन कोई नॉर्मल सी एक कंपनी है और उससे अपन डील करें, जैसे अब ओला है तो ओला वगैरह चलेगी, क्योंकि वो एविएशन जैसे टाइप का एक बिजनेस हो गया। सो एविएशन में जैसा होता है कि एक सर्विस दे रहे हैं, इधर से उधर ले जाना, उसी प्रकार से हो गया। रेड बस हो गई, उसी प्रकार से हो गई। सो ये सब चलेंगे, ठीक है। बट थोड़ा लिमिटेड ही है ये पॉइंट, एकदम ऐसा नहीं है कि बाकी हर ही बिजनेस कवर कर लिया, ऐसा नहीं है। सो ई पॉइंट है, अ पर्सन और अ फर्म हु whether directly or indirectly has business relationship with the company or its subsidiary। अब यहां पे एक कंपनी एक्स्ट्रा दिखेगी, और its subsidiary or its holding or associate company or subsidiary of such holding or associate company। तो subsidiary of such holding और associate बोला है। अब ये associate जो है
ये होल्डिंग के साथ आप जोड़ के देखोगे, क्योंकि यहां पे देखो अगर आप इसका मीनिंग, यहां पे क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा वर्डिंग्स अजीब है यहां पे एक्ट की, और यहां पे क्लैरिटी नहीं है, कुछ क्लैरिफिकेशन भी नहीं आया आगे। यहां पे अगर आप ये मानोगे कि ये जो एसोसिएट कंपनी है ये एसोसिएट की एसोसिएट है तो ये गड़बड़ हो जाएगी, या सब्सिडरी के एसोसिएट है तो गड़बड़ होगी। आपको ये मानना है कि होल्डिंग कंपनी की एसोसिएट है। यहां पे ये जो रिलेशन मैंने बताया कि ये होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी एसोसिएट, क्योंकि आप सोच के देखो ये अगर सब्सिडरी की एसोसिएट बनेगी या एसोसिएट की एसोसिएट बनेगी तो ये बहुत दूर का रिलेशन हो जाता है, तो ये रिलेशन कवर नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहां पे इंटरप्रिटेशन अपने को देखना पड़ेगा। यहां पे कुछ क्लैरिटी नहीं है तो कहीं लिखा नहीं है उन्होंने, ना इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन इशू हुए। जनरली ऐसी कुछ गड़बड़ होती है, कुछ क्लैरिटी नहीं है तो कुछ क्लैरिफिकेशन देते हैं, बट यहां कुछ भी नहीं दिया है। तो इसलिए हम यहां पे ऐसा मानेंगे कि ये जो एसोसिएट का पॉइंट यूज किया है तो एसोसिएट इज रिलेटेड टू होल्डिंग कंपनी। तो जैसे सब्सिडरी की बात किया और उसके बाद तुरंत बोला एसोसिएट, तो दैट मीन्स ये एसोसिएट भी इसी की बात कर रहे हैं, ये हम मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका एसोसिएट बोले तो ये कोई तुक नहीं बैठता यहां पे, ये तो बहुत ही दूर का रिलेशन हो गया। इसका एसोसिएट बोले तो ये भी दूर का ही रिलेशन हो जाता है, लेकिन इसका एसोसिएट मींस एक सेम ग्रुप में कवर होती है वो कंपनीज, सो इसीलिए इसका एसोसिएट हम इसको मानते हैं। ठीक है, सो वो दिया है। सो एक कंपनी एक्स्ट्रा जुड़ती है यहां पे। फिर रूल्स में बताया है कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स, द टर्म बिजनेस रिलेशनशिप शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज एनी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू फॉर कमर्शियल पर्पस एक्सेप्ट, सो ये चलेंगे, तो ये बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, दैट मीन्स ये अलाउड है। हाँ, ये पहला वाला भी है, ये मैंने लिखा नहीं, ये भी लिख लेते। कुछ चीजें ऐसी है जो परमिटेड है तो ये चलेगा, और दूसरा है, ये फर्स्ट चीज हो गई, और दूसरी चीज है विच इज परमिटेड बाय आईसीएआई। कुछ कुछ चीजें परमिट की गई है। तो आईसीएआई के द्वारा जो परमिट किया गया है वो आप कर सकते हैं। सो कई बार ऐसी चीजें होती है, जैसे अब कोई सर्टिफिकेट लेना है तो क्या मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं तो मैं सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकता क्या? तो दे सकता हूं। तो कुछ ऐसा सर्टिफाई करना था, कोई पर्टिकुलर बैंक में जमा करना है, तो उसके लिए वो सब काम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी छोटे मोटे चीजें कुछ परमिट की गई है आईसीएआई के द्वारा, वो भी किया जा सकता है। सो पहला पॉइंट वही है, कमर्शियल ट्रांजेक्शंस विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज permitted to be rendered by an auditor or audit firm under the act or the Chartered Accountants Act। तो सीए एक्ट में परमिट किया है कि कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक सेक्शन 144 देखेंगे हम, उसमें परमिट किया है आप क्या क्या कर सकते हैं, तो वो चलेगा। एंड द रूल्स और रेगुलेशंस मेड अंडर दोज एक्ट्स। और दूसरी चीज जो अलाउड है, कमर्शियल ट्रांजेक्शंस विच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एट आर्म्स लेंथ प्राइस। लाइक दिया तो एग्जाम्पल ही है, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द ऑडिटर एज कस्टमर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय कंपनीज एंगेज्ड इन। तो पहले लाइक बोला है, उसके बाद लेकिन ये एग्जॉस्ट कर दिया है इसको, तो बाय कंपनीज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, एयरलाइंस, हॉस्पिटल्स, होटल्स एंड सच अदर सिमिलर बिजनेसेस। बट ये सिमिलर बिजनेस को हम बहुत ज्यादा वाइड मीनिंग नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें आप ऐसे एफएमसीजी को कवर कर सकते हैं, या जो कैब वगैरह ऑपरेटर्स हैं उनको कवर कर सकते हैं, बट ये लोग भी फ्री में नहीं देना चाहिए चीजें। ठीक है, बट इसको एकदम वाइड मीनिंग नहीं दे सकते, क्योंकि यहां पे इन्होंने एक कंपनीज की अलग एग्जॉस्टिव लिस्ट बना दिया, कंपनीज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ, गिनती के 4 बिजनेस बोला और सिमिलर बिजनेस बोला। तो इसके जैसे और कोई बिजनेस होंगे तो जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे अब आईटीसी है तो मैं उनका साबुन या उनके बिस्किट नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ब्रिटानिया है तो मैं उनकी बिस्किट ही नहीं खरीद रहा, तो ऐसा नहीं चलेगा, तो वो चलेगा। ठीक है, तो वो कर सकते हैं अपन। सो ऐसा है, तो है एग्जॉस्टिव, बट फिर भी बहुत लिमिटेड मीनिंग हम उसका निकालेंगे। फिर बस खत्म हो गया। फिर अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और केएमपी। सो एक पर्सन जिसका रिलेटिव डायरेक्टर है, ठीक है, और इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। ये वैसे ही हो गया जैसे मुकेश भाई जो है वो मेरा छोटा भाई है, सो वो मेरा रिलेटिव है और वो डायरेक्टर है उस कंपनी में, तो मैं उस कंपनी का ऑडिट नहीं करूंगा। ठीक है,
सो ये सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो जैसे ऊपर बोला था कि कंपनी का मैं खुद ही अगर एम्प्लॉय हूं, यहां मैं खुद नहीं हूं बट मेरा एक रिलेटिव है वो एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है, एम्प्लॉय भी नहीं बोला है, डायरेक्टर बोला है, ठीक है। सो ये अगला पॉइंट है। तो एक कंपनी है, इस कंपनी में जो डायरेक्टर है ये रिलेटिव ऑफ ऑडिटर है, ऑडिटर का रिलेटिव है। ठीक है, तो मैं फिर इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, डिस्क्वालिफाइड है। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, इस पे क्वेश्चन भी नहीं पूछते। फिर ये जो मैंने बताया था, एक व्यक्ति जो दूसरी कंपनी के ऑडिट होल्ड कर रहा है मोर देन 20 तक चलेगा, मोर देन नहीं, अप टू 20। तो 20 के ऊपर ऑडिट नहीं कर सकते हम, ये वाले ऑडिट, कंपनी ऑडिट। सो 8वां पॉइंट है, पर्सन होल्डिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ 20 कंपनीज। अब 20 कंपनीज में अदर देन, छोटी कंपनी चलती है, बड़ी कंपनीज के नहीं होना चाहिए, अदर देन ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग टर्नओवर अप टू 100 करोड़। सो छोटी प्राइवेट कंपनी। सो ये दिया है, सॉरी टर्नओवर नहीं है, पेड अप कैपिटल है। एक मिनट, इसको पेड अप कैपिटल करो, पेड अप कैपिटल। सो अप टू 100 करोड़, 100 करोड़ चलेगा। सो ऐसा है। हैंग होने का टाइम हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनमें क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, क्या जाएंगे, 100% क्वेश्चन आने वाला है इसमें आपको। सो कोई भी पॉइंट पे आ सकता है बट 100% है। सो जी पॉइंट है, अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। हाँ, ये भी नहीं हो सकता जो एम्प्लॉय है कहीं पे। सो प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, अगर वो एम्प्लॉय है तो नहीं चलेगा, फुल टाइम एम्प्लॉय। और अ पर्सन और पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर if such person or partner is at the date of such appointment or reappointment is holding appointment of as auditor of more than 20 companies। so maximum 20 कंपनीज आप रख सकते हैं। पर ये जो सीलिंग ऑफ ऑडिट है 20 कंपनीज की, ये लगती है सिर्फ बड़ी कंपनीज को। अगर एक स्मॉल कंपनी है, ओपीसी है, डोरमेंट कंपनी है, स्मॉल कंपनी है या प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, तो उनको इसमें काउंट नहीं करना है। दैट मीन्स आप 20 के अलावा ऐसी और कंपनीज ले सकते हैं। तो 20 बड़ी कंपनीज, ठीक है। पब्लिक कंपनीज सब कवर हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी भी बड़ी वाली जो है वो कवर होंगी, ठीक है। तो सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट, और ये हमको डिक्लेरेशन देना पड़ता है इन दी सर्टिफिकेट। याद करो ऊपर एक सर्टिफिकेट पढ़े थे अपन ने, वो सर्टिफिकेट में हमको लिखना पड़ता है कि हमारा ये 20 के ऊपर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यहां पे ये जो विद इन द लिमिट है, यहां पे एक तो ये एलिजिबल है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है, फिर टर्म बताना पड़ता है 5 साल या 10 साल, और विद इन द लिमिट्स है। तो ये जो लिमिट है 20 की, ये हमको डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। और कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है तो उसके बारे में जानकारी।
So before appointment is given to any auditor, the company must obtain a certificate from him to the effect that appointment, if made, will not result in an excess holding of the company audit by the auditor concerned over the limit laid down under section 141(3)(g) of the Companies Act, which prescribes that a person who is in full-time employment elsewhere or a person or partner holding appointment of auditor as on date वगैरह वगैरह is not more than 20 companies other than OPC, that means OPC आप और ले सकते हो, फिर dormant companies, small companies and private companies having paid up capital up to ₹100 crore, तो ये allowed है. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं, बाकी ये छोटे मोटे पॉइंट्स है, ये कोई बड़ी बात नहीं है. वो फ्रॉड वर्ड वाला पढ़े थे ना अपन ने, कोई व्यक्ति फ्रॉड करते पकड़ा गया तो 10 साल तक ऑडिट नहीं कर पाएगा, तो वो सेम पॉइंट यहां भी लिखा है. ठीक है, एनएफआरए में पढ़ा था अपन ने, याद है, एनएफआरए में देखे थे अगर वो फ्रॉड करते पकड़ा गया तो वो सेम पॉइंट आगे दिया है. चलो देख ही लो. एच पॉइंट बोलता है पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड, जो गुनहगार साबित हो चुका है बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction. So 10 साल तक वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता. फिर एक ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसी सर्विसेज दे रहा है जो सेक्शन 144 में बताई है. तो सेक्शन 144 बताता है आप कोई और सर्विस नहीं देंगे अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं तो कुछ परमिटेड सर्विस चलेगी, उसके अलावा बाकी सर्विसेज अलाउड नहीं है. तो वो अपन देखेंगे कौन कौन सी सर्विसेज इसमें कवर होती है जो अलाउड नहीं है. ठीक है, अब हाँ उसको अपॉइंट कर सकते हैं, उसको सिर्फ लेकिन सर्टिफिकेट में लिख के देना पड़ता है मेरे ऊपर केस चालू है. ठीक है, उसको अपॉइंट कर सकते हैं अगर केस चल रहा है और प्रूव नहीं हुआ है तो. हाँ, लेकिन केस हो गया और फिर बाद में वो डिस्क्वालिफिकेशन में अट्रैक्ट हो गया तो अगेन ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा और ही विल हैव डीम टू बी वैकेटेड द ऑफिस. ठीक है, मान लिया जाएगा उसने ऑफिस खाली कर दिया. अब ये जो 20 लोगों का 20 कंपनी का ऑडिट है, इसमें अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें 20-20-20 करके 3 जनों की अगर पार्टनरशिप है तो 3 लिमिट हो जाएगी, यानी 60 की लिमिट हो जाएगी टोटल. तो ये इंडिविजुअल सीए के ऊपर इतनी लिमिट है. सो अगर हम 3 जन पार्टनर है, मेरी 20 लिमिट खत्म हो गई तो भी मैं अपने दूसरे पार्टनर के नाम से ऑडिट्स ले सकता हूं. ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, सो पर्सनल नाम से नहीं. ठीक है, तो वही दिया है, इसके ऊपर क्वेश्चन दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है. सो एबीसी एंड कंपनी इज एन ऑडिट फर्म हैविंग पार्टनर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, चार्टेड अकाउंटेंट्स. ए, बी और सी जो है ये होल्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन 4, 6 और 10 कंपनीज रिस्पेक्टिवली है. तो ए 4 कंपनी में ऑडिटर है, बी 6 में और सी 10 में. प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स रिमेनिंग इन द नेम ऑफ एबीसी एंड कंपनी. तो एबीसी एंड कंपनी में टोटल जो रहेंगे 40 ऑडिट बचे होंगे. ठीक है, क्योंकि तीनों का 20-20-20 करके 60 ऑडिट है, उसमें से 20 ऑलरेडी रखे हुए हैं, 4, 6 और 10. ठीक है, समझा क्या? क्योंकि 4, 6 और 10 ये टोटल करो तो 20 आता है, पता है आपको. 4 + 6 10 + 10 यानी 20. तो 20 ऑलरेडी है, टोटल 60 हो सकते थे, उसमें से 20 है तो 40 बचे हैं. ठीक है, फर्म के नाम से. एक सेकेंड. हाँ, कोई कोई फोन उठाना पड़ता है, ये डिलीवरी वाले होते हैं या कुछ. इंश्योरेंस पॉलिसी आई है मेरे गाड़ी की, तो वो जरूरी होती है. हाँ हाँ, रिकवरी भी हो गई मार्केट में. एकदम खतरनाक गिरा था मार्केट, बहुत ही खतरनाक, यानी अनएक्सपेक्टेड गिर गया एक. और रीजन है यूएस के थोड़े हालात खराब है. यूएस में मंदी छाने का ऐसा डर लग रहा है लोगों को, इसीलिए मार्केट डूब रहा है. तो यूएस डूबता है तो सब डूब जाते हैं. और रुपी अपने सबसे निचले स्तर पे काम कर रहा है, 77 रुपए कुछ तो भी चल रहा है रुपी.
सो सबसे निचले स्तर पे, आज तक कभी इतना नीचे नहीं गिरा। सो इंसान से भी नीचे गिर चुका है रुपया, तो आज बहुत ज्यादा अति गिर गया एकदम। सो बहुत ही बेकार लेवल पे आ गया, ठीक है। और क्रूड बहुत बढ़ गया है, 5% बढ़ गया कल। सो महंगाई बढ़ने वाली है, पता नहीं बढ़ने वाली कि क्या होने वाला है। उधर एक जगह बोलते इन्फ्लेशन आ रहा है, दूसरे जगह बोलते मंदी आ रही है, तो क्या हो रहा है पता नहीं। तो इन्फ्लेशन में भाव बढ़ते हैं, मंदी में कम होते। एक होता है स्टैगफ्लेशन, पता होगा आपको, ये सब पढ़े होंगे ना आपने। चलो ठीक है, चलो 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 जाओ दिया, आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स एबीसी एंड कंपनी के नाम से 40 बचते हैं। प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर। ए के पास बचे हैं 16, बी के पास बचे हैं 14 और सी के पास बचे हैं 10, ठीक है। कहां से आया? 20 - 4, 20 - 6, 20 - 10, ठीक है। तो 20 - 10 10, ठीक है। तो ऐसा है। तो फर्म के केस में ये इंडिविजुअल लिमिट्स है, ये ध्यान रखो। सो ये जो लिमिट है ये इंडिविजुअल लिमिट है, इंडिविजुअल लिमिट फॉर सीएस। और फर्म है तो हर व्यक्ति की उतनी लिमिट जोड़ दी जाएगी, ऐसा है। हाँ लिख लो। तो बनाना चाहिए ये सब देखो ना, कितना आसान हो जाता है। आपने ये देखे कि वो पूरा टॉपिक रिवाइज हो गया, 4 पेज आपके पढ़ने बच गए। तो ये सब बना लिया करो, तो बनाना चाहिए। ठीक है। फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप वो सर्विस नहीं दे सकते जो 144 में बताया। तो 144 में क्या बताया है ये हम देखते हैं अभी। 144 पे आते हैं डायरेक्टली, 143 बाद में देखेंगे, खूब बड़ा सेक्शन है। फिर 142 भी पढ़ ही लेंगे, बट पहले 144 की अब चर्चा चालू हुई है तो 144 में जाके पढ़ते हैं। ये 143 चले जा रहा है, शर्म ही नहीं है उसको, खत्म ही नहीं होता। तो अब खत्म होगा वो। 144 ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विस नहीं देना है? हाँ, ब्रेक नहीं देना, ये पहला रूल है। अच्छा, क्या ब्रेक लेना है? ये बकवास है। वो ब्रेक लेते फिर वहां 5 मिनट बढ़ जाता, इधर 3 मिनट ब्रेक लेके। अच्छा, भारी हो रहा क्या? चलो ठीक है। सो ब्रेक ले लो एक, 3 मिनट का बोले तो 3 मिनट, 4 मिनट ले लो। मैं अच्छे दिल का इंसान हूं, सो 4 मिनट में वापस आ जाओ। तो कंटिन्यू करते हैं हल्के पुल्के सेक्शन से, ये छोटे छोटे सेक्शन देख लेते हैं। 144 ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट shall provide to the company only such other services as are approved by the board of directors or audit committee as the case may be, but which shall not include any of the following services, whether such services are rendered either directly or indirectly to the company. So आप डायरेक्टली भी ये काम नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। और इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, नेमली अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। आप खुद ही अकाउंट लिख रहे हैं, खुद ही ऑडिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, तो ऐसे में गलती थोड़ी पकड़ी जाती है। तो कई बार होता है ना, अपन कोई टोटलिंग कर रहे हैं, एक सम है, टोटलिंग कर रहे हैं, 10 बार टोटल कर रहे हैं, गलत हो रहा, फिर अपना फ्रेंड करेगा, एक बार में सही कर देगा। अपन जो एक गलती करते हो बार बार वो गलती होती है। तो ऐसा हमारे ऑफिस में भी होता है, एक आर्टिकल अगर गलती करेगा, वो 10 बार कैलकुलेट करेगा, फिर भी बोलेगा सर गलत ही जा रहा है, फिर दूसरे को बोलते ले रे तू कर, तो वो प्रॉपर करके बता देता है, एक बार में ही बराबर आ जाती टोटल। तो कई बार होता है, तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ही अकाउंट लिख रहे हैं, हम ही खुद उसका ऑडिट भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज नहीं कर सकते आप। ठीक है, या तो आप ऑडिट, या तो आप चेक कर लो, या तो खुद लिख लो। तो खुद ही लिख रहे, खुद ही चेक कर रहे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो एग्जाम में भी वही होता है, हम अगर पेपर लिखते खुद चेक करेंगे तो खुद को पूरे मार्क्स ही मिलने वाले। तो खुद लिख रहे, खुद चेक कर रहे, ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ गलती है भी तो फिर हम नहीं ढूंढेंगे, नहीं बताएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी गलती थी, तो हम फिर वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। सो इसीलिए अगर हम खुद अकाउंटिंग या बुक कीपिंग रख रहे हैं तो हम ऑडिट नहीं कर सकते। तो दोनों में से एक चीज कर लो। अगर आप ऑडिटिंग सर्विसेज देना चाहते हैं, ऑडिटिंग मीन्स कौन सा, हम स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहे हैं अभी। तो अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी का, तो आप बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी ये नहीं कर सकते। ठीक है,
फिर इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते, इंटरनल ऑडिट भी हम कर लेते, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी हम कर लेते, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रोलिंग में ऐसा करो कि 5 साल जो स्टैट्यूटरी ऑडिट था उसको बाद में 5 साल इंटरनल कर दो, फिर 5 साल इंटरनल था बाद में 5 साल स्टैट्यूटरी दे दो। सो ये किया जाता है रोटेशन में। तो एक्चुअली होता ऐसे ही है कि अपने पहचान वाले हैं उनको अपन दूसरा काम दिला देते और वो अपने को दूसरा काम दिला देता, ऐसा होता है। तो मेरी कंपनी है, मैं अगर हट गया, मैं रोटेशन में कवर हो जाता हूं, मैं कूलिंग पीरियड में आ गया, तो मैं अपने फ्रेंड को अपॉइंट कर दूंगा और कंपनी को बोलूंगा मुझे इंटरनल ऑडिटर बना दो। सो इंटरनल ऑडिटर बना देंगे अगर इंटरनल ऑडिट में कवर होते हैं तो। ठीक है, सो होता यही है। लेकिन तो कोई भी काम जाने नहीं देते, तो अपने दोस्तों में घुमा लेते हैं, दोस्त भाई रहते हैं तो उन लोगों में घुमाए जाते हैं। सो ऐसा है। सो इंटरनल ऑडिट नहीं करा सकते आप। अगर आप खुद ये कर रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो आप इंटरनल ऑडिट भी कर लो, ये नहीं होगा। वैसे डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में हेल्प करना, ये आप नहीं कर सकते। आप खुद ही वो भी कर रहे हैं, इंटरनल पूरे फाइनेंशियल कंट्रोल्स बता रहे हैं और सभी, यानी अपन खुद उसकी डिजाइनिंग में भी लगे हुए हैं और खुद ही फिर ऑडिट भी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ठीक है, सो डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये किसी अन्य व्यक्ति से आप करवा सकते हैं। फिर एक्चुअरियल सर्विसेज, एस्टिमेट वगैरह का जो काम होता है, ग्रेचुइटी वगैरह कैलकुलेट करना है एक अंदाज लगा के, या प्रोविजंस वगैरह करना है, हम खुद ही प्रोविजन कर रहे हैं, खुद ही ऑडिट कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। तो प्रोविजंस ये वैसे डायरेक्टर्स खुद करते हैं, तो एक्चुअरियल सर्विस लेकिन वो ले सकते हैं कई बार अगर जरूरत है तो बाहर वाले किसी और सीए से, लेकिन वो सेम सीए जो ऑडिटर है उससे ये नहीं कराया जा सकता। ये सब आप देखोगे तो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, तो इंडिपेंडेंस खत्म हो जाता है। हम यानी इंटरनल व्यक्ति भी हो गए और आउटसाइडर भी हो गए। यहाँ पे हमारा आउटसाइडर होना जरूरी है, अगर हम ऑडिटर है तो हमको इंटरनल व्यक्ति नहीं बनना है। फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज नहीं दे सकते हम, इन्वेस्टमेंट कहां करना है, कौन से शेयर्स खरीदना, कौन से डिपॉजिट्स में पैसा डालना, ये सब नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज नहीं कर सकते हैं अगेन। फिर रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, कभी कभी कंपनी कुछ चीजें आउटसोर्स कर देती है फाइनेंशियल नेचर की, तो जैसे बुक की कीपिंग का ही कुछ हिस्सा आउटसोर्स कर दिया गया है। सो ऐसे केस में हम वो काम भी नहीं कर सकते आउटसोर्स करा के, और ये हम डायरेक्टली भी नहीं कर सकते और इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। सो मैं एक अलग फॉर्म बना लूं और उससे स्टैट्यूटरी ऑडिट ले लूं, दूसरी फॉर्म से इंटरनल ले लूं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मैनेजमेंट सर्विसेज भी नहीं कर सकते आप, ये भी इंटरनल चीज हो गई एक। एंड एनी अदर काइंड ऑफ सर्विस एज में भी प्रिस्क्राइब, तो अभी इसमें और कोई प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। फिर आगे बताया प्रोवाइडेड दैट एन ऑडिटर or the audit firm who or which has been performing any non-audit services on or before this act shall comply with the provisions of this section before the closure of first financial year. So transitional provision था, जो पुरानी कंपनीज है जो ऐसा दोनों काम एक को देके रखी थी, तो उनको 1 साल के अंदर ये खत्म कर, यानी ईयर खत्म होने के पहले ही ये हटा देना था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में इनडायरेक्टली वर्ड को बताया है। सो for the purpose of this subsection, the term directly or indirectly shall include rendering of service by auditor in case auditor being an individual, either himself, खुद से करेगा तो वो भी नहीं चलेगा, वो डायरेक्ट हो गया, और थ्रू इज रिलेटिव, रिलेटिव के नाम से फॉर्म बना दिए, सो ये भी नहीं चलेगा। एनी अदर पर्सन कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद सच इंडिविजुअल, ये भी नहीं चलेगा, लाइक पार्टनर हो गए। और थ्रू एनी अदर एंटिटी, तो सेम व्यक्ति दूसरी एंटिटी बना के एक कंपनी फॉर्म कर लिया और उस नाम से इंटरनल ऑडिट ले लिया, तो ये भी नहीं चलेगा। व्हाटसोएवर इन विच सच इंडिविजुअल हैज सिग्निफिकेंट आइदर इन्फ्लुएंस और कंट्रोल और हुज नेम, ट्रेडमार्क, ब्रांड इज यूज्ड बाय सच इंडिविजुअल। ठीक है, वैसे ही सेम चीज बताई है इन केस ऑफ फर्म, आइदर इटसेल्फ, खुद फॉर्म भी नहीं कर सकती डायरेक्टली, और थ्रू एनी ऑफ इट्स पार्टनर, पार्टनर को बोल दिए तुम ये काम कर लो, बुक कीपिंग का तुम देख लो, एक पार्टनर को बोला, ये भी नहीं चलेगा। थ्रू इट्स पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट एंटिटी, और थ्रू एनी अदर एंटिटी व्हाटसोएवर इन विच द फर्म और एनी पार्टनर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, या फिर जिसका ट्रेडमार्क, नाम या ब्रांड यूज किया जाता है बाय पार्टनर्स, सो ये नहीं चलेगा। ऐसा है, सिंपल है। तो इतना सा सेक्शन था, रटने की जरूरत नहीं है, बट आपको ऐसा देख के पता लगना चाहिए। जैसे आपने देखा अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, तो आपको समझना चाहिए कि ये काम कर रहे हैं तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, या आपने देखा डिजाइनिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो वो देख के समझ जाना चाहिए कि ये काम कर रहे हैं, दैट मीन्स आप कंपनी के ऑडिट नहीं कर सकते।
ठीक है। सो एकदम रटने की जरूरत नहीं है, बट सर्विस देख के ध्यान आ जाना चाहिए कि ये काम अगर कर रहे हैं तो ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा है, छोटे मोटे बकवास से पॉइंट्स हैं। सेक्शन 145, ऑडिटर टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, साइन करना पड़ेगा। डाउट है? एक सेकेंड, हाँ कुछ तो भी आया, बहुत सारा आ गया है। हाँ, स्टेप पेरेंट्स या स्टेप सिस्टर या ब्रदर भी कवर होंगे क्या वो रिलेटिव वाले में? तो स्टेप कवर नहीं होते, वहां पे वर्ड यूज किया सिबलिंग। सिबलिंग बोला तो कजिन्स भी कवर नहीं होते। सिबलिंग यानी एकदम जो सगे भाई बहन होते हैं वो सिबलिंग्स में कवर होते हैं। कजिन्स दूर के हो जाते हैं, चाचा का लड़का वगैरह हो गए, ये लोग कजिन्स हो जाते हैं। सो स्टेप भी कवर नहीं होते, स्टेप्स तो दूर की बात, कजिन्स भी कवर नहीं होते। ठीक है, फिर पेरेंट्स ने 1 लाख की सिक्योरिटी होल्ड की है और स्पाउस ने भी 1 लाख की सिक्योरिटी होल्ड की है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया। सो मिलके अगर होल्ड किया है तो चलेगा क्या? 1 लाख पेरेंट ने कर लिया, 1 लाख वाइफ के नाम से कर लिए, तो नहीं, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, फिर एबीसी फर्म स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं, ए ऑफ एबीसी फर्म खुद के नाम पे इंटरनल ऑडिट कर सकते क्या? नहीं, वही चीज आगे लिखी है कि ये नहीं कर सकते क्योंकि ये इनडायरेक्ट रिलेशन में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डाउट शायद पहले आया था, मैंने बता दिया बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर और कोई डाउट होंगे तो देख लेंगे। तो ऑडिटर को साइन करना है, ये क्या बोलने की बात होती क्या? तो नहीं, ऑडिटर को साइन करना है और जो भी क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशंस होंगे ये चीज उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन यानी क्लीन रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था क्वालिफिकेशन यानी हमको लगता है कि अच्छा है लेकिन नहीं, क्वालिफिकेशन मींस द रिपोर्ट इज नॉट क्लीन। तो रिपोर्ट थी उसमें किसी ने समोसा खा लिया तो क्लीन, अरे नहीं, तो रिपोर्ट क्लीन नहीं है मींस उसमें कुछ तो भी गड़बड़ है। सो द पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी शैल साइन द ऑडिटर्स रिपोर्ट और sign or certify any other document of the company in accordance with the provisions of subsection 2 of 141. So 141 में क्या बताया था कि ऑडिटर ने खुद ही साइन करना है। अगर वो फर्म भी है तो जो व्यक्ति सीए है वही साइन करेगा। ठीक है, सो ये लिखा था सबसेक्शन 2 में 141 में। फिर द क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस एंड कमेंट्स ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और मैटर्स विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट, तो जिसका एक विपरीत इफेक्ट जाता है on the functioning of company mentioned in the auditor's report shall be read, ये चीज पढ़ना भी पड़ता है before the company in general meeting, AGM में ये चीज पढ़ी जाती है। ठीक है, सो जो भी क्वालिफिकेशन होंगे कुछ गड़बड़ है तो सिर्फ रिपोर्ट में लिख देने से नहीं होता, ये चीज पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एंड शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी, तो ये पूछा नहीं जाएगा, बस एक बार ध्यान रखना। तो ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट कभी गलती से पूछ लिया तो, क्योंकि ये चैप्टर में आप सी कैटेगरी किसी को भी नहीं बोल सकते। ये चैप्टर ऐसा है, ये हमसे डील करता है, सो ऑडिटर से डील करता है, तो इसमें एक भी पॉइंट को आप सी कैटेगरी नहीं बोल सकते। सो कोई भी पॉइंट पूछ सकते हैं, तो ये वर्ड पे भी ये वाला भी पूछा जा सकता है कि इट शैल बी रेड। सो बाकी तो याद रहेगा साइन करना वगैरह, बट ये वाला पॉइंट ध्यान रख लेना। हाँ, क्या कर सकता है? हाँ, कोई दूसरा सीए भी कर सकता है। तो इनका सवाल ऐसा है कि फर्म में जो सीए को अपॉइंट किया था वही करेगा या कोई भी कर सकता है? तो फर्म में फर्म के नाम से अपॉइंटमेंट होता है और इसीलिए उस फर्म का कोई भी पार्टनर हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो साइन कर सकता है। ठीक है, फिर ये एक सिंपल सा सेक्शन है। ऑडिटर की ये जिम्मेदारी होती है और अधिकार भी होता है कि उसने एजीएम अटेंड करना चाहिए। ठीक है, सो all notice of and other communications relating to the general meeting shall be forwarded to the auditor of the company, तो सभी जनरल मीटिंग के कम्युनिकेशंस उसको जाना चाहिए। हमने देखा था नोटिस भेजना पड़ता है उसको भी। to the auditor of the company and the auditor shall, कंपल्शन है, unless otherwise exempted by the company, कंपनी अगर बोलती है कि नहीं आए तो चलेगा तो बात और है, नहीं तो अटेंड आइदर बाय हिमसेल्फ, या तो खुद अटेंड करेगा या तो कोई अन्य सीए के द्वारा अटेंड किया जाएगा। तो मैं किसी और को भी भेज सकता हूं लेकिन वो एक सीए होना चाहिए। लाइक मेरा पार्टनर है, मैं पार्टनर को बोलता हूं भाई मेरी क्लास है तू जाके देख ले, तो वो भी जा सकता है। ठीक है, सो और थ्रू इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हु शैल ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। सो ये ध्यान रखना है आपको, हु शैल ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। ठीक है, सो मैं दूसरे व्यक्ति को जो एक सीए है उसको मैं भेज सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल पार्टनर। ठीक है, पार्टनर जरूरी नहीं है, एम्प्लॉय भी चलेगा। मेरा एक एम्प्लॉय है वो भी सीए है,
तो मैं उसको भी भेज सकता हूं, कोई भी चलेगा, लेकिन ही शुड बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो ऑडिटर करके अपॉइंट किया जा सकता था. एनी जनरल मीटिंग एंड शैल हैव राइट टू बी हर्ड एट सच मीटिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ बिजनेस विच कंसर्न्स हिम एज द ऑडिटर. ठीक है, तो उसको बोलने का भी अधिकार होता है अगर ऐसा कोई पॉइंट है जिससे उसको फर्क पड़ रहा है. सो ऐसे केस में उसको बोलने की भी एक राइट मिलता है. ठीक है, तो यहां पे वैसे ये ड्यूटी लगाता है शैल अटेंड, सो ये कंपल्शन हो जाता है, पर साथ साथ ये उसका राइट भी होता है. अगर उसको नोटिस न भेजे जाए, अटेंड न करने दिया जाए, तो वो वहां पे क्लेम कर सकता है कि मुझे अधिकार है. ठीक है, तो इट इज हिज राइट एज वेल एज ऑब्लिगेशन. सो ऐसा है. पनिशमेंट, ये पढ़ने के पहले एक और छोटा सा सेक्शन है, वो ऊपर देख लो. फिर बचता है 143, एक बड़ा सेक्शन, और पनिशमेंट अभी पढ़ लेंगे अपन. रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन. सो जनरली रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में, एजीएम में. अब ये रेम्यूनरेशन में एक्स्ट्रा के कुछ अगर फीस देना है, एक्स्ट्रा का कुछ खर्चा देना है, तो वो भी इंक्लूडेड होता है. तो उसमें लिख देते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस वगैरह होंगे तो ये भी पे करेंगे. जैसे मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, समझो मुंबई गया, तो मुंबई में जाके रह रहा हूं, जाने आने का खर्चा है, तो ये सब भी क्लेम किया जा सकता है. सो रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ये वैसे फिक्स किया जाता है इन जनरल मीटिंग, बट जनरली फिक्स नहीं होता है. जनरली क्या होता है ना, जनरली रेजोल्यूशन पास करते वक्त ये लोग बोल देते हैं कि रेम्यूनरेशन फिक्स करना ये डायरेक्टर्स देख लेंगे. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स करते हैं. तो वैसे रूल ये है कि एजीएम में फिक्स होना चाहिए, बट एजीएम में इन लोग रिजॉल्व करते हैं कि हम फिक्स नहीं कर रहे, हम इसको छोड़ दे रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता है काम कितना है और उस हिसाब से वो रेम्यूनरेशन तय करेंगे. सो और इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइंड देयर इन, तो जैसा एजीएम में डिटरमाइन होता है उस प्रकार से ऑडिटर को रेम्यूनरेशन देते हैं. तो जनरली एजीएम में होता है ज्यादातर केसेस में, कुछ केसेस में नॉर्मल जनरल मीटिंग में भी हो सकता है, जैसे कैजुअल वैकेंसी है ड्यू टू रेजिग्नेशन. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में फिक्स रेम्यूनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर तो वही अपॉइंट करते हैं, सो बोर्ड उनका रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा. वैसे मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली बोर्ड ही फिक्स करता है बाद के भी ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन. फिर रेम्यूनरेशन में एडिशनली और भी चीजें मिलेगी. आप रेम्यूनरेशन वर्ड को एक वाइडर मीनिंग दे सकते हैं. ये फीस तो इंक्लूड करेगा ही, इसके अलावा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं ये सब भी क्लेम किए जा सकते हैं. सो रेम्यूनरेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल इन एडिशन टू द फी पेबल टू द ऑडिटर, तो फी तो रहेगी, उसके अलावा इंक्लूड एक्सपेंसेस, तो खर्चे भी उसको पे करना चाहिए. इफ एनी इनकर्ड बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द कंपनी एंड एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम बट डज नॉट इंक्लूड एनी रेम्यूनरेशन पेड टू हिम फॉर एनी अदर सर्विस. साथ में वो कोई और सर्विस दे रहा है, समझो कोई अटेस्टेशन चाहिए था डॉक्यूमेंट्स पे, तो उसने वो किया है, तो उसकी फीस एडिशनल होगी. ठीक है, तो ये फीस में वो आ गई ऐसा नहीं है, तो उसके अलग लिया जाएगा. जैसे बायबैक वगैरह है तो उससे सर्टिफिकेट लिया जा रहा है, जीडीआर इशू कर रहा है, सर्टिफिकेट लिया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में फिर वो व्यक्ति ये सब कर सकता है, वो ये काम अलाउड है. तो ये वाले काम अगर वो कर रहा है तो इसके एडिशनल वो फीस ले सकता है. सो वही दिया है. सो अदर सर्विस की फीस इसमें आ गई ऐसा हम नहीं मानेंगे. सो अदर सर्विस जो है उसका अलग रहेगा. तो यहां पे सिर्फ जो मेन फीस है स्टैट्यूटरी ऑडिट की प्लस उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो कवर होंगे. ठीक है, हाँ. अब एक काम करते हैं, एक ये वाला सेक्शन देखते हैं पहले. 143 चालू करते हैं, 147 बाद में ही देखते हैं, क्योंकि वो पेनल्टी से डील करता है. जब तक आपको ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं बताऊंगा मैं, तो पेनल्टी कैसे बताएंगे. पहले जिम्मेदारी देखते हैं उनकी, पावर्स एंड ड्यूटी. बस छोटा सा ही है, थोड़ा सा ही देखेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस इतना सा पढ़ के छोड़ दूंगा मैं. ये यहां तक सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे सिर्फ, सब सेक्शन 2 नहीं. ये बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको वैसे भी 1.5 क्लास लगती है. पिछली बैच में भी मैंने इसको 2 क्लास में पढ़ाया था. सो पिछली बैच छोटी होती थी, आपकी क्लास ज्यादा लंबी चला रहा हूं मैं, तभी तो जल्दी हो रही है. सो इतना लंबा मैं कभी पढ़ाता नहीं, मैं पढ़ाता मैक्सिमम 1.5 घंटे. सो आपकी क्लास में 1 घंटा 40 मिनट रेगुलर चल रहा है, कभी कभी 1:50 भी हो जाता है. मैं एडिट करता हूं तब ध्यान आता है कि अरे इतना पढ़ा दिया मजाक में, तो हो जाता है. ठीक है, बट समझ में आ रहा है ना, ऐसा ऊपर से तो नहीं जाता, डिफिकल्ट नहीं लग रहा ना. तो डिफिकल्ट लगा भी तो एक बार रिवाइज करोगे तो फिर से आसान हो जाएगा. तो शुरुआत में ये जरूर लग सकता है कि याद नहीं रह रहा,
बट वो डिफिकल्टी नहीं कहलाती, याद नहीं रह रहा इसको हम डिफिकल्ट लग रहा नहीं बोलते, तो याद नहीं रह रहा वो रिवीजन से ठीक हो जाएगा। आप जब फिर से पढ़ोगे, ऐसा हम मान के चलते हैं एग्जाम को बहुत टाइम है, तो आप पढ़ोगे कम से कम 2-3 बार, तो 2 बार तो पढ़ना ही है, कम से कम 3 बार पढ़ना है वैसे, तो 3 बार पढ़े बिना मुश्किल रहता है, और होता है आराम से होता है, तो 3 बार आराम से पढ़ सकते हैं अपन, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं जाता। और पहले कॉमन टॉपिक कर लेना, बताया था मैंने आपको, सो कॉमन टॉपिक्स कर लिए तो एकदम से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि 40 मार्क एकदम कवर हो गए अपने, सो इजी हो जाता है फिर। हाँ, सो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। सो पावर्स एंड ड्यूटीज, तो पावर्स ये तो रहते ही हैं, साथ में जिम्मेदारियां भी होती हैं। सो ये हमेशा साथ साथ ही चलते हैं, और साथ साथ चलना ही चाहिए। आपने देखा होगा स्पाइडरमैन में बोला गया था, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बस वही है, तो साथ में ही चलेंगी दोनों चीजें। सो यहां पे पहले तो एक डेफिनेशन दी है कॉस्ट अकाउंटेंट, कुछ आया लगता नहीं, हाँ। सो पहले कॉस्ट अकाउंटेंट की डेफिनेशन दी है, बकवास है ये ना, ये डेफिनेशन बकवास है, काम करते हैं ये लोग। तो कॉस्ट अकाउंटेंट मीन्स अ कॉस्ट अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट, सो हु होल्ड्स अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए, तो कोई काम का नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं अपन। सीए अपन ये सब थोड़ी पढ़ेंगे, ठीक है, अपन सीए लोगों के बारे में पढ़ेंगे, ये छोड़ो। हाँ, फिर एवरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल हैव अ राइट, तो उसको रहता है राइट टू एक्सेस एट ऑल टाइम्स। अब भैया वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है अकाउंटिंग चेक कर रहा है, तो उसको बुक्स तो दिखाना पड़ेगा, तो उसको ये अधिकार होता है कि जब चाहे वो बुक्स देख सकता है, ठीक है। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, लिखा है एट ऑल टाइम्स टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड vouchers of the company whether kept at registered office of the company or at any other place। तो जनरली रजिस्टर्ड ऑफिस में रखते हैं या अदर प्लेस पे भी रख सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको रेजोल्यूशन पास करना है। कौन सा रेजोल्यूशन था? हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन था। तो एक ही जगह बोर्ड रेजोल्यूशन है, बाकी हर जगह आपको कुछ भी करना है तो कहीं अलग जगह रखना है तो हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन है, 10% ऑफ मेंबर होना चाहिए वगैरह, ऐसे टाइप के रूल है। सिर्फ एक जगह बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कहीं भी रख सकते हो बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद। याद करो, मैंने वहां बताया भी था, सिर्फ एक ही जगह बोर्ड रेजोल्यूशन है, बाकी हर जगह आपको दिखता है मेंबर्स का रजिस्टर है तो वहां पे रख सकते हैं जहां 1/10 मेंबर रिसाइड करते हैं, और उसके बाद भी रेजोल्यूशन होना चाहिए। वहां बोर्ड रेजोल्यूशन से काम नहीं होता, वहां पे मेंबर्स का ही रेजोल्यूशन लगता है। सिर्फ एक जगह बोर्ड रेजोल्यूशन से काम होता है जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं और रखना चाहते हैं अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, बट इट शुड बी केप्ट विद इन इंडिया, ठीक है। सो ऐसा है। सो जहां भी रखें, रजिस्टर्ड ऑफिस में या एनी अदर प्लेस, शैल बी एंटाइटल्ड टू रिक्वायर फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी सच इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो उसको ये चाहिए यहां पे राइट, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का है, दूसरा इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन। सो उसको जो चाहिए वो मिलना चाहिए, तब तो वो चेक कर पाएगा। सिर्फ बुक्स दे दिए, उसको इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे, तो वो पूछ रहा है भैया ये कहां से आया, ये खर्चा क्या है, वो कुछ इग्नोर कर रहे हैं उसको, तो ये नहीं चलेगा। उसको इन्फॉर्मेशन देने का भी अधिकार है, यानी उसका अधिकार है कि वो मांगे, और जो कंपनी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको पूरे इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन दे। अगर ये नहीं दिया तो ये भी हम रिपोर्ट करते हैं, तो ये आगे देखेंगे अपन सबसेक्शन 3 में। जो भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन वो मांग रहा है, क्या उसको ये मिले या नहीं मिले, और अगर नहीं मिले तो उसको डिटेल लिखना पड़ता है कि मैंने ये मांगा था, मुझे नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये उसका अधिकार है। सो वो बाद में देखते हैं, वापस आ जाते ऊपर, बस थोड़ा सा ही है। एज ही में कंसिडर नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एज ऑडिटर एंड अमंग्स अदर मैटर्स इंक्वायर इनटू द फॉलोइंग मैटर्स। यहां देखो, ये रिपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इंक्वायरी कर रहा है। ही इज ओनली इंक्वायरिंग अबाउट द फॉलोइंग मैटर्स। सो ये सिर्फ पूछ रहा है, अभी पूछताछ करेगा वो। सो वो देखेगा जो भी चीज दिख रही है। अब इनको याद रखना है तो बहुत आसान है, लिखो ये ABCDEF, तो वैसे ही याद रखो। ए से एडवांसेस है, मैंने ऐसा याद रखा था मेरे जमाने में, तब से ऐसे ही है। बी से बुक एंट्रीज है, सी से क्या था, कुछ तो भी था, कंपनी नॉट बीइंग कंपनी,
सी से भी कुछ आता था, कंपनी होगा शायद, ऐसा कुछ था। मैं अपने टाइम पे मैंने याद रखा था इस प्रकार से कुछ, तो मुझे याद आ रहा है ऐसा। फिर डी से डिपॉजिट्स आता था, ई से एक्सपेंसेस आते थे और एफ से फॉर कैश आता था। तो देखते हैं अपन, मैं समझाता हूं फिर देखते हैं। तो ए बी सी डी ई एफ से याद रहती थी ये पॉइंट, तो ऐसा कुछ तो भी करते रहना पड़ता। ये इसीलिए मैं याद रखने पे बिलीव नहीं करता, पर ये पूछा जाता है खासतौर पे ऑडिट में। सीधा पूछा जाता है व्हाट आर द मैटर्स ऑफ इंक्वायरी, ऑडिटर ने क्या क्या इंक्वायरी करना चाहिए। तो सीधा आपको ये 6 पॉइंट लिखना पड़ता है, तो इसीलिए वो याद रखना पड़ा था। तो बाकी मैं याद रखने पे बिलीव नहीं करता, पर कुछ चीजें याद रखना पड़ता है, वो भी अगर आप समझ के याद रखोगे तो आसान है। सो पहला है वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपरली सिक्योर्ड। तो जो सिक्योरिटी है क्या वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है, एंड वेदर द टर्म्स ऑन विच दे हैव बीन मेड आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और इट्स मेंबर्स। तो ये वो पूछताछ करेगा, पता करेगा कि जो भी टर्म्स है वो प्रेजुडिशियल नहीं होना चाहिए, नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। सो प्रेजुडिशियल का मतलब होता है वैसे तो भेदभाव, लेकिन यहां पे हम बोलेंगे नुकसानदेह, ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी वो कार्य कर रहे हैं, जो भी एडवांसेस वगैरह दिए हैं उसमें सिक्योरिटी तो क्रिएट हुई, बट इससे मेंबर्स ऑफ कंपनी का नुकसान हो रहा है या कंपनी का नुकसान हो रहा है। सो वो ध्यान रखना है कि जो भी लोन्स एंड एडवांसेस हमने दिए क्या वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है, और अगर प्रॉपरली सिक्योर्ड भी है तो क्या उसकी टर्म्स प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी या मेंबर्स है या नहीं, ठीक है। तो इसकी टर्म्स प्रिजुडिशियल नहीं होना चाहिए, इससे मेंबर्स का या कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए जो भी लोन्स एंड एडवांसेस है उससे, ठीक है। तो उसके ब्याज वगैरह एक रीजनेबल होना चाहिए, ये सब चीजें भी देखी जाती है, ठीक है। नहीं तो पता लगा कि 20% का ब्याज दे रहे हैं अपन, सो ये चीजें हम क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्टर्स को, इतना ज्यादा ब्याज क्यों दे रहे हैं, फिर किसको दे रहे हैं। सो ये सब चीजें पूछ सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई रूल नहीं होता, ठीक है। फिर कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो रिप्रेजेंटेड बाय मियरली बुक एंट्रीज, ये पूरा रट जाएगा आपको ऑडिट में भी पढ़ोगे आप, और ये मेरे को भी रटा था मेरे टाइम पे। तो वेदर ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंपनी विच आर रिप्रेजेंटेड मियरली बाय बुक एंट्रीज, तो वेदर दे आर प्रॉपरली, वेदर दे आर प्रिजुडिशियल, ये भी प्रिजुडिशियल है या नहीं ये बताया जाता है। और फिर बाकी की जो एसेट्स वगैरह हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह हैं, वो कभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि सस्ते में हमने बेच दिए। सो ये सब चीजें बताना पड़ता है, तो ये पूछना पड़ता है पहले, और अगर इसमें कुछ क्वालिफिकेशन है तभी ये रिपोर्ट करते हैं। ये रिपोर्टिंग नहीं है, ये सिर्फ इंक्वायरी है। इसमें जब तक गड़बड़ नहीं होगी तब तक आप ये रिपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो इसकी रिपोर्टिंग तभी होती है जब इसमें कुछ गड़बड़ होगी। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है, लोन्स एडवांसेस प्रॉपर थे, प्रॉपरली सिक्योर्ड है, उसकी टर्म्स प्रॉपर है, तो रिपोर्टिंग नहीं होगी, सिर्फ आपको पूछताछ करना है। ये दूसरी चीज, ट्रांजेक्शंस जो मियरली बुक एंट्रीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या उसमें कुछ प्रिजुडिशियल चीज है, नुकसानदेह है। तो जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे किसी को पैसा देना है और उससे पैसा लेना भी है, तो अपन ऐसा नहीं करते कि मैं उसको पैसा दूंगा फिर वापस लूंगा। सो अपन उसको बुक एंट्री से ही सेट ऑफ कर देते हैं। सो जैसे मुझे समझो 10,000 देना था किसी से और 12,000 लेना था उसी से, तो यहां पे मैं 2,000 ले लूंगा, ऐसा नहीं करूंगा ये लो 10,000, हाँ अब तुम मुझे 12 दो, ऐसा नहीं होता। तो इसको बुक एंट्री से सेट ऑफ कर देते हैं। सो ये जब बुक एंट्री से सेट ऑफ किए तो यहां पे भी कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये चीज हमको चेक करना है। तो हम चेक करते हैं और इसके इंक्वायरी भी करते हैं। सो बुक एंट्रीज जो सिर्फ बुक एंट्रीज से रेफर हो रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं, यानी जिसमें कोई कैश आ रहा जा रहा नहीं है, उसको हम बोलते हैं बुक एंट्रीज से वो एडजस्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो ये प्रिजुडिशियल नहीं होना चाहिए। फिर अगर एक कंपनी है विच इज नॉट अ बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी, सो इन्होंने कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि इन्होंने कोई एसेट खरीदा और उसको, या इन्वेस्टमेंट खरीदा और उसको सस्ते में बेच दिया, दैट मीन्स लॉस में बेचा, और अगर बेचा तो क्यों बेचा। सो ये चीज के ऊपर एक इंक्वायरी की जाती है। सो बैंक वगैरह में चलता है क्योंकि बैंक का ये नॉर्मल काम होता है, एक्स्ट्रा पैसे हैं तो इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, फिर पैसा देना पड़ा तो तुरंत बेच दिए, तो वहां चलता है। पर नॉर्मल कंपनीज में ऐसा रोज रोज नहीं होता, और इसीलिए अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपने खरीदा महंगे में था और बेचा सस्ते में है, लॉस में बेचा है, तो ये क्यों किया गया, तो ये चीज हम इंक्वायर करते हैं। सो वेयर द कंपनी नॉट बीइंग, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग कंपनी नहीं है, तो ऐसे केस में वेदर सो मच ऑफ द एसेट्स of the company as consists of shares, debentures or other securities have been sold at a price less than at which they were purchased. So जिसको बेचा हमने सस्ते में, खरीदा महंगे में था, so ऐसे कोई एसेट्स हैं क्या, तो एसेट मतलब इट इंक्लूड्स इवन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो एसेट यानी पूरे ही एसेट। फिर
लोन्स और डिपॉजिट्स को कहीं हमने, लोन्स एंड एडवांसेस को कहीं हमने डिपॉजिट्स तो नहीं बताया। ये लोन्स एंड एडवांसेस किसकी बात हो रही? तो ये जो लोन्स हमने दे के रखे हैं उसकी बात हो रही, ठीक है। तो इस साइड वाले एसेट साइड में समझो लोन्स है, लोन्स एंड एडवांसेस, अगर ये लिखा है तो एक अलग पिक्चर दिखती है। लेकिन अगर सोच के देखो, मैंने लोन्स एंड एडवांसेस ना लिखते हुए है लोन एंड एडवांस, लेकिन उसको डिपॉजिट लिख दिया, तो ये एक अलग पिक्चर दिखती है। डिपॉजिट लिखा मीन्स एक मन में एक सिक्योरिटी आ जाती है कि अरे डिपॉजिट है, वापस मिल जाएगा। लेकिन लोन्स एंड एडवांसेस देखे तो थोड़ा सिक्योरिटी कम लगती है कि लोन किसको दिया गया है। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लोन्स एंड एडवांसेस है जिसको आपने डिपॉजिट दे दिया है। अगर कुछ दिया है तो वो चीज भी रिपोर्ट होगी। सो वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय कंपनी हैव बीन शोन एज डिपॉजिट, तो ये इंक्वायरी करेंगे। अगर गड़बड़ है तो रिपोर्ट होगी, गड़बड़ नहीं है तो रिपोर्ट नहीं करना है। अभी हम सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हैं। फिर वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, कोई पर्सनल एक्सपेंस है उसको हमने अगर P&L में चार्ज कर दिया। जैसे मैं गया था कोई ब्रांच का ऑडिट करने, ब्रांच है हमारी, ब्रांच का ऑडिट हम खुद भी कर सकते हैं या फिर हम दूसरे ऑडिटर के थ्रू भी करा सकते हैं। हम यानी कंपनी, तो कंपनी या तो ब्रांच अगर सेम ऑडिटर से कराना चाहे तो सेम से भी करा सकते हैं। सो एक थाईलैंड में ब्रांच थी, मुझे वहां भेजा गया था। अब मैं थाईलैंड जाता हूं, वहां जाके घूमता हूं, फिरता हूं, पूरे खर्चे वर्चे करता हूं, और ये खर्चा मैंने बता दिया ऑडिट का खर्चा है, जबकि घूमने फिरने का खर्चा है। तो ये चीज मुझे इसमें बताना पड़ेगा। यानी मैं अगर ऑडिट पे जा रहा हूं तब भी, तो या अगर मेरे कोई खर्चा हुआ है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो वो रेवेन्यू में नहीं चार्ज होना चाहिए। मेरे कोई पहचान वाले उनके थ्रू मैंने रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, ये नहीं चलेगा। या मैं डायरेक्टर हूं, समझो, डायरेक्टर से ज्यादा अच्छे से समझेगा। समझो कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड है, मैं डायरेक्टर हूं और मैं जाता हूं घूमने फिरने, मीटिंग के लिए गया था और जाके घूम फिर के आया, तो ऐसे केस में मीटिंग का जो खर्चा है उतना खर्चा है डेबिट होना चाहिए P&L में। जो एक्स्ट्रा का खर्चा है घूमने फिरने का वो डेबिट नहीं होना चाहिए, वो मेरे पर्सनल एक्सपेंस है। तो अगर पर्सनल एक्सपेंस को आप डेबिट कर रहे हो तो ये चीज भी इसमें बताई जाएगी, ठीक है। सो ये इससे ध्यान रखो, ऑडिटर वाले के बदले डायरेक्टर वाले एग्जाम्पल से ध्यान रखो, ज्यादा अच्छे समझेगा, ठीक है। सो कोई भी पर्सनल एक्सपेंस है, कई बार होता है, ये एक्चुअल में भी करते हैं, डायरेक्टर्स लोग जाते हैं घूमने को और वो अपने वाइफ को साथ में ले जाएंगे। वाइफ कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है और उसका भी खर्चा जो रहता है वो भी डाल देते हैं P&L में। तो ये होता है, कंपनीज में काफी बार ऐसी चीजें होती है, ठीक है। सो ये चीज, इसके ऊपर आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा, इनकम टैक्स में भी ऐसे एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाते हैं जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, पर्सनल नेचर के हैं, ठीक है। अनलेस वो व्यक्ति खुद कॉम्पिटेंट पर्सन, इस पे तो इनकम टैक्स में केस लॉ भी है। इनकम टैक्स में यहां तक के बोल दिया है कि अगर वाइफ को साथ ले जा रहे हो तो ये बिजनेस मान लिया जाता है। अब इसको बिजनेस एक्सपेंस बोला गया है, क्योंकि आजकल ये कस्टमरी है कि अकेले नहीं जाते, बिजनेस ट्रिप्स में भी हस्बैंड और वाइफ 2 जन जाते हैं आजकल। सो इसीलिए ऐसा भी डिसीजन आ चुका है कोर्ट का कि अगर वाइफ का भी खर्चा है तो वो अलाउ हो जाता है इनकम टैक्स में, ठीक है। बट अगर वो मीटिंग उस प्रकार की है तो, ठीक है। अगर एकदम ही प्रोफेशनल मीटिंग थी तो वहां पे फिर अकेले का ही खर्चा जो है वो अलाउ होगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स में ऐसे भी रूल्स आ चुके हैं, इसके ऊपर केसेस भी हो चुके हैं। तो आप शायद अभी नहीं पढ़े होंगे तो फाइनल लेवल पे आपको दिखेगा। तो ऐसे केसेस हुए जिसमें वाइफ को लेके गए और वाइफ का खर्चा भी अलाउ किया गया, तो करते हैं, ठीक है। तो यहां पे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कंपनी है, समझो मुकेश भाई की कंपनी है, मुकेश भाई और उनकी बीवी घूम के आ रहे हैं और अपने पैसे से घूम के आ रहे हैं, तो ये गलत है। तो इसलिए इट शुड बी रिपोर्टेड अगर ऐसा हुआ है तो, ठीक है। सो वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, सो यानी दैट मीन्स इसको आपने एक्सपेंस आउट किया है P&L में, ठीक है। हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू, दैट मीन्स इन्होंने P&L में लेके गया इसको। फिर कभी कभी शेयर्स अलॉट किए जाते हैं और शेयर्स अलॉट करते हैं या तो फॉर कैश या फिर फॉर अदर देन कैश। अगर फॉर कैश किया है तो क्या कैश प्रॉपरली मिला है, ये चीज हमको रिपोर्ट करना पड़ता है। पहले इंक्वायर करेंगे, गड़बड़ है तो रिपोर्ट करेंगे। और अगर कैश में नहीं किया है अलॉटमेंट, अदरवाइज देन इन कैश है, तो वेदर द एंट्रीज आर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ये हमको रिपोर्ट करना पड़ता है। सो मिसलीडिंग पोजीशन नहीं होना चाहिए। तो वेयर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी दैट एनी शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश, तो अगर फॉर कैश है तो वेदर कैश हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अलॉटमेंट, एंड अगर कैश नहीं आई है अदरवाइज देन इन कैश था, सो वेदर द पोजीशन स्टेटेड इन द अकाउंट बुक्स एंड बैलेंस शीट इज करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग, ठीक है। सो ऐसा है, provided that the auditor of company which is a holding company shall also have the right to access to the records of all its subsidiaries and associates,
लेकिन सिर्फ उतना, इन सो फार एज इट रिलेट्स टू दी कंसोलिडेशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सिर्फ कंसोलिडेशन से रिलेटेड जितना काम है उतने तक के आप अकाउंट्स मांग सकते हैं। आप एक एक एंट्री नहीं देख सकते, क्योंकि सब्सिडरी एक सेपरेट एंटिटी हो जाती है, तो आप उनकी पूरी एक एक एंट्रीज नहीं देख सकते। एसोसिएट जो है ये भी एक सेपरेट एंटिटी हो जाती है। तो आप ऑडिटर अगर एक पर्टिकुलर कंपनी के है तो आप उसके अकाउंट्स देख सकते हैं, बट उसके सब्सिडरी के पूरे अकाउंट्स नहीं देख सकते। सिर्फ उतना ही देख सकते हैं जितना आपको जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, सो ऐसा है। ठीक है, यहां पे अपन कंक्लूड करते हैं। इसके आगे जो है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। बड़ा सेक्शन है, टाइम लगेगा थोड़ा, तो कल की क्लास में ये भी हो जाएगा, फिर कॉस्ट ऑडिट भी हो जाएगा और पेनल्टी हो जाएगी, तो ये चैप्टर निपट जाएगा। कल क्या है? कल पवन सर नहीं है ना? कल का टाइमिंग सेम ही है। कल ऐसा हुआ था कि पहले टेस्ट होगी, टेस्ट है ना कल आपकी, सो वो जो टाइम है पवन सर का टाइम, वो टाइम पे टेस्ट रखी जाएगी और उसके बाद मेरी क्लास वही टाइम पे होगी जो टाइम पे थी। टेस्ट कितने देर की है? 1.5 घंटे की। तो वो कब तक चलेगी? यानी आप जल्दी हो जाओगे, 1:30 बजे फ्री हो जाओगे। 11:45 से ही रहेगी ना, 12 से भी पकड़ो तो 1:30 बजे फ्री हो जाते हैं। सो थोड़ा जल्दी ले लेते, 2:15 के बदले 2 से ले लेंगे, या और पहले लेना है तो वैसा भी ले सकते हैं। लेंगे पूरे टाइम तक, 4 बजे तक। दूसरा चालू कर देंगे ना, ये खत्म कर लेंगे और क्वेश्चन बैंक उठा लेंगे। क्वेश्चन बैंक देखेंगे क्या अभी, या एक रुक जाते हैं, पहले अदर लॉस चालू कर देते हैं। अच्छा है ना, टाइम ज्यादा मिलेगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। और सो सैटरडे को आपका शायद वेबिनार रखने वाले हैं ग्रुप 2 का, वही टाइम पे। ग्रुप 2 के लिए कैसा क्या प्रिपेयर करना, क्या करना, सो इसीलिए मेरी क्लास वही टाइम होगी फिर, 2-2:30 बजे, 2:15 बजे। क्या है, यहां बैठ के पढ़ाई कर लेना ना, अगर वेबिनार नहीं करना है तो। और हाँ, करना पड़ेगा वही, यानी टाइम का वेस्टेज नहीं होगा आपका, वो टाइम पे दूसरी चीज अरेंज कर देंगे। तो अपन कल का टाइम फिर 2 बजे रख लेते हैं, 15 मिनट ज्यादा ले लेंगे। हाँ, मैं जल्दी छोड़ दूंगा, गैप ज्यादा दे दूंगा, देखते हैं। तो कल जल्दी ले लेते फिर, ठीक है। चलो ठीक है, तो अगली क्लास में इसके आगे की चर्चा चालू करेंगे। चलो, थैंक यू।